जब हम स्टेटलेसनेस की बात करते हैं तो इट्स का मतलब है कि आपके पास कोई राइट नहीं है। स्टेटलेसनेस यानी कि अगर आप कोई स्टेट आपको रिकग्नाइज नहीं करता तो उसका बेसिकली यही मतलब है ना कि आप हैं ही नहीं, आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। अगर आप एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो तालीम, सेहत, आपके बैंक अकाउंट्स, घर ख़रीदना, गाड़ी ख़रीदना, सिम कार्ड लेना, रिलीफ लेना, जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आपको फाइनेंशियल रिलीफ दी जाती है, उसके सारे आप उसमें से निकल जाते हो स्कोप में से। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट पाकिस्तान राइट नाउ? I love my country. I love my country. I bleed green, which I do. But I am, hopeless is not the right word because अगर आप hopeless होते तो आप काम ही करना छोड़ देते। आप hopeless नहीं है मगर आप frustrated भी नहीं रहे because आप थक गए हैं frustrate हो। मगर ये है कि मुझे उम्मीद किसी चीज़ की चेंज होने की नज़र नहीं आ रही है। इस सिनारियो में आप अपने आप को यही कह सकते हैं कि यार मेरे पास मेरी जो है वही जो पहले हम बात कर रहे थे, मेरी गुंजाइश इस हद तक है, मैं ये कर सकती हूँ और जो मैं कर सकती हूँ मैं वो तो करूँ ना, वो तो मुझ पे लाजिम है कि मैं वो करूँ। कभी ऐसा हुआ कि किसी लम्हे इन 20 सालों में या इस सारी जर्नी में आपको लगा कि नहीं बड़ा मुश्किल हो रहा है? गिव अप करना नहीं होता। गिव अप करना मेरे उसमें नहीं है, फितरत में नहीं है। Because I'm not setting the stage to be this, right? I'm not setting a huge stage. I'm saying this is, ये मेरी दुनिया है और इसमें जो कुछ मैं कर सकती हूँ मैं करूँगी। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं और आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय हर। मुझे रिसेंटली एक प्रोजेक्ट में उनके साथ काम करने का, उनका काम देखने का और उस काम का इम्पैक्ट देखने का जो है वो मुझे मौका मिला और आई वाज टोटली मूव्ड कि किस तरह से जब हम सोशल इम्पैक्ट की बात करते हैं और प्रैक्टिकल सोशल इम्पैक्ट की बात करते हैं, किस तरह से वो इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट कर रही हैं और उसका जो है वो इमोशनल जो रिस्पॉन्स है वो इतना उसका जो है वो स्ट्रॉन्ग है और वो किस तरह से कितनी ज़िंदगियों को जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है। सो दिस इज़ जस्ट वन ऑफ द एस्पेक्ट, देयर आर मल्टीपल अदर एस्पेक्ट्स और वो हम उनके साथ आज डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हैं तायरा हसन। थैंक यू फॉर योर टाइम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सो तायरा, मुझे ये बताएं कि ये सारी जर्नी किस तरह से स्टार्ट हुई? अभी आपने वो प्रोफाइल अपनी शेयर की एंड आई वाज गोइंग थ्रू इट कि जो बैचलर्स किया, फिर उसके बाद योर मास्टर्स और फिर लॉ, कानून से ताल्लुक़ और फिर ये सारा सोशल इम्पैक्ट किस तरह ये हुआ क्या? हाँ, नहीं पता नहीं क्या हुआ, मैं अभी तक समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या हुआ। बट हाँ, आई मीन आई वेंट टू स्कूल यहाँ कराची में, कराची से पढ़ी सेंट जोसेफ से, फिर सेंट जोसेफ कॉलेज से बैचलर्स किया मैंने, उसके बाद डायरेक्टली लॉ में चली गई। अच्छा, वो भी एक काफ़ी मज़ाहिया कहानी थी बिकॉज़ चॉइस ये थी कि या तो कानून पढ़ लो या आर्ट्स पढ़ लो, फाइन आर्ट्स पढ़ लो, बिकॉज़ आई यूज्ड टू पेंट एट दैट पॉइंट। अब अगर आप मुझे कहोगे तो मैं सीधी शायद लाइन भी ना बना सकूँ। बट ये चॉइस थी कि भाई ये कर लो या ये कर लो, तो आई ऑप्टेड टू गो फॉर लॉ बिकॉज़ उस ज़माने में जब आप बड़े होते हुए जो चीज़ें देखते हैं, पढ़ते हैं ना, उससे बड़ा इम्पैक्ट होता है आप पे। तो जब तो ये दोनों चॉइसेस कैसे ड्रा हुई? वही बता रही हूँ ना कि मुझे आर्ट का बहुत शौक था, फिर सारी किताबें जासूसी नॉवल पढ़ के ना मैं कहती मैं तो डिटेक्टिव बनूंगी। अच्छा, हमने कोशिश की कि भाई यूनिवर्सिटी में देखते कोई क्रिमिनोलॉजी का कोर्स हो, उस जमाने में नहीं होता था। सो द क्लोजेस्ट थिंग टू दैट वाज लॉ। सो इट वाज नो मेजर कमिटमेंट कि भाई कानून पढ़ना है और वकील बनना है, इट्स जस्ट कि भाई उससे मिलती जुलती यही चीज़ है, ये पढ़ लेते हैं। तो एसएम लॉ कॉलेज कराची से मैंने लॉ पढ़ा, वहाँ से लॉ की डिग्री की एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग कॉर्पोरेट लॉ फर्म में काम किया पहले, बगैर लिटिगेशन साइड पे कोई 8 साल। उसके बाद अपनी लॉ फर्म शुरू की, उसमें ज़्यादातर जो फोकस था वो फैमिली लॉ पे था और एंटरटेनमेंट लॉ का बड़ा मुझे शौक था। उस ज़माने में बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, इसलिए कि आपके चैनल्स जो होते थे दे वर किंग एंड नोबडी यूज्ड टू नेगोशिएट एनीथिंग। तो वो
कहते थे कि जी हम क्या नेगोशिएट करें, आई मीन ऐसा बल्कि सिचुएशन होती थी कि वो अंदर ही साइन करके जो भी देते थे वो कराते थे। बट वो मैंने काफ़ी अरसे प्रो बोनो आर्टिस्ट के जो है ना कॉन्ट्रैक्ट्स रिव्यू किए। इसी आई यूज्ड टू थिंक कि द नेक्स्ट बिग थिंग इज़ गोइंग टू बी एंटरटेनमेंट लॉ। तो ये 2 एरियाज़ ऑफ फोकस मेरे रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंटरटेनमेंट एंड फैमिली लॉ। सो व्हाट इज लाइक एंटरटेनमेंट लॉ, जो कि मेरे लिए भी नया है, ये होता क्या है? आप फ़िल्म मेकर होते हुए आपको एंटरटेनमेंट लॉ नहीं पता, देखिए आपको मुझे नहीं, आई डोंट हैव एनी आपको मेरी आइडिया। ज़रूरत है फिर। नहीं, एंटरटेनमेंट लॉ ये होता है कि जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, हम्म तो अगर मैं म्यूज़िक कॉन्ट्रैक्ट कर रही हम्म हूँ डिस्ट्रीब्यूटर के साथ या हम्म म्यूज़िक पब्लिशर के साथ, या मैं स्क्रिप्ट लिख रही हूँ हम्म किसी सीरीज़ का या सीरियल का या फ़िल्म का, हम्म तो जो आपस की जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है और वो किस तरह, जैसे फ़िल्म अगर आप बना रहे हैं तो हाँ एक्टर का कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्कुल। तो वो और नेगोशिएशंस जो जो होती हैं, कॉपीराइट्स हैं प्रोड्यूसर्स के कॉपीराइट्स साथ हैं, और वो किसके सब राइट कुछ। होंगे, वर्क फॉर हायर है या नहीं है, या आपके कोई हम्म उसके अंदर कोई शेयर होगा, तो ये सारी चीज़ें। फिर फ़िल्म डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हो, हम्म डिस्ट्रीब्यूशन की एग्रीमेंट्स होती हैं, तो देयर इज़ अ लॉट व्हेन यू आर वर्किंग ऑन फ़िल्म और म्यूज़िक दैट आ जाता है आपके स्कोप ऑफ वर्क में। अच्छा, आई डिडंट नो अबाउट दिस। मुझे इसका, मैं कॉपीराइट लॉस और ये पता था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था ये कैटेगरी जो है वो एंटरटेनमेंट लॉ की हाँ, हाँ, बाहर कैटेगरी है। वेस्ट में तो बहुत बड़ी, ये अमेरिका में ख़ास तौर पे उस ज़माने में भी बहुत बड़ी ये हम्म कैटेगरी होती थी। सो यू स्टार्टेड फ्रॉम देयर आई के। स्टार्टेड फ्रॉम देयर, तो ये साइड पे प्रो बोनो आर्टिस्ट के लिए, बिकॉज़ आर्टिस्ट बेचारे को हम्म पैसे तो मिलते नहीं थे, हम्म तो हम्म वो कर लेते थे, एंड फैमिली लॉ करती थी मैं। हम्म तो ये 2 चीज़ें थी जिस पे फ़ोकस था इन माय लॉ फर्म। हम्म देन अगर हम इम्कान की बात करते हैं, तो इम्कान केम आउट ऑफ जो मेरे कुछ बहुत ज़ाती कुछ पेनफुल एक्सपीरियंसेस थे। तो मैं हमेशा यही समझती हूँ कि जब आप कोई काम बहुत फ़ोर्स से करते हैं ना, दे कम आउट ऑफ सम काइंड ऑफ हम्म ट्रॉमा जो आप जिसमें से गुज़रे होते हो। तो पर्सनली मैं कुछ अडॉप्शन प्रोसेस से जब मैं गुज़र रही थी अपने बच्चों के लिए, तो देयर वर सर्टेन थिंग्स, जिस चैलेंजेस जो मेरे प्रोसेस में आए, जो मुझे बहुत तकलीफ़देह लगे। और मेरे लिए ये होता था कि जो सिस्टम है हमारा वो कंपैशनेट नहीं है। हम्म तो वैसे भी अडॉप्शन के इर्द-गिर्द इतना बड़ा स्टिग्मा है और बात नहीं करना चाहते उस पे, इवन दो हमारे इर्द-गिर्द हर वक़्त हो रहा होता है। हम्म और जो सिस्टम है वो फैसिलिटेट नहीं करता है अडॉप्टिव पेरेंट्स को। तो जो कपल्स या जो फैमिलीज़ इनफर्टिलिटी से गुज़रती हैं, बहुत तकलीफ़देह उससे, उनको कभी ऑप्शन भी नहीं दिया जाता है कि जी ये भी एक ऑप्शन है टू हम्म कंप्लीट योर फैमिली, और हम्म मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं। उसकी एक्सेप्टेंस भी नहीं, आई फील लाइक अभी तक उस तरह से। इसमें बात अब हो रही है, मगर उस तरह की जो है ना थोड़ी, आई मीन मुझे ये लगता है कि इट कम्स बैक अ लॉट टू द अडॉप्टिव पेरेंट, एंड वो उस चीज़ से, सिचुएशन से डील किस तरह करते हैं। हम्म हमारे इर्द-गिर्द ऑफ कोर्स हमारे कल्चर में है इंट्रूसिव क्वेश्चंस जो होते हैं, हम्म और बहुत से दफ़ा लोग बगैर इंटेंशन के तकलीफ पहुंचाते हैं, पहुंचा दे। बिकॉज़ वो आपके स्फीयर ऑफ उससे हाँ नहीं होता, आप नॉर्मली नहीं डील करते, तो आपको एलियन लगता है कॉन्सेप्ट। और कल्चरली मैंने ये देखा ना कि इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट कि यार अडॉप्ट करना है। नो वन इवन थिंक्स अबाउट इट ना। अगर आप समटाइम्स यू मीट विद समवन जो कि इस सिचुएशन से गुजर रहा है, और अगर आप उसको एडवाइस करते हैं, तो अगर समहाउ उनको ये बात समझ भी आती है, लेकिन जो फैमिली, एक्सटेंडेड उसका जो फैमिली, वो पूरा। इम्पैक्ट ओवरऑल है ना, वो ज़रा वो होता है। और आपके पास कोई होता नहीं है कि भई आप किसी से सवाल पूछ लें, कोई आपको गाइड कर दे, कोई हम्म आपको स्ट्रेंथ दे दे टू टेक दैट डिसीजन। हम्म जो लोग गुज़र रहे होते हैं इन मुश्किलात से, तो ये ऑप्शन भी नहीं दिया जाता है अडॉप्शन का फैमिलीज़ को कि भई आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ, तो मैं तो कोई आपसे 22-23 साल पुरानी बात कर रही हूँ, हम्म ज़्यादा हो गए होंगे बल्कि। हम्म और उस टाइम पे भी इवन दो मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर था कि ये दिस इज एन ऑप्शन, हम्म बट आपको यू आर नॉट श्योर, बिकॉज हम्म आपको पता नहीं होती चीज़ें, कोई आपके बात करने वाला नहीं होता, कोई समझाने वाला नहीं होता। सो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई मेड श्योर वाज कि भाई अगर आइंदा मुझे कोई मिलेगा जो इस तरह की जर्नी से गुजर रहा होगा, तो हम लोग जो हैं बैठ के इसके जो भी सवाल जवाब, जो भी हेजिटेशन है, उसको एड्रेस करेंगे। हम्म उस टाइम पे काफ़ी टेलीविज़न पे भी इंटरव्यूज़ मैंने दिए थे टॉकिंग अबाउट अडॉप्शन एंड द फैक्ट कि भई अगर आप ये फ़ैसला करते हैं तो देन इट इज़ यू अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, राइट? हम्म और मैंने ये भी देखा है कि खौफ तो होता है, एंड आई अंडरस्टैंड कि हर किसी में ये नहीं होता है कि वो जवाब दे सकें जो हम्म इंट्रूसिव क्वेश्चंस होते हैं उनका। हम्म मगर ये है कि आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है।
और अपने दिमाग में जो है ना आप उसको लेके चीज को आप सारे वो घटिया सवाल अपने आप से कर लें जो आपसे कोई और करने वाला है, ठीक है ना, और उसके जवाब टू द पॉइंट तैयार रखें। तो आई थिंक वन ऑफ द मेजर थिंग्स इसमें वो बाउंड्रीज की होती है कि भाई अगर आप इस सिचुएशन में हैं जहां आपने ये फैसला किया है, देन इट इज़ योर ड्यूटी कि आप अपने बच्चे को सिक्योरिटी एंड वो सेफ्टी की स्पेस प्रोवाइड करें। और दूसरी जो चीज़ मुझे जो मेरे एक्सपीरियंस में इस पूरे प्रोसेस में सामने आई है वो ये है कि भाई अगर आप एक चीज़ से एक तरह से डील करें तो लोग वो बाउंड्री क्रॉस नहीं करते, मगर वो बाउंड्री आपको सेट करनी पड़ती है। सो इट इज़ एज नॉर्मल एज यू मेक इट, एंड आई अंडरस्टैंड कि मेरी बैकग्राउंड मे बी आई एम मोर प्रिविलेज, ठीक है ना, लोगों की और ज़्यादा कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से ताल्लुक़ होता है जहाँ चैलेंजेस शायद बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर मेरे लिबरल बैकग्राउंड में भी ये चीज़ आती है कि भाई डू यू थिंक यू डूइंग द राइट थिंग, क्या कि भाई आप ये मोहब्बत उसी तरह कर पाओगे, भाई इट रियली मेक्स नो डिफरेंस एट द एंड ऑफ द डे, राइट। आई मीन जो फैसला आप करते हो, एक बच्चा आपकी जिंदगी में आता है, जब वो आ जाता है तो वो आपका बच्चा है, दैट्स द एंड ऑफ इट। आई मीन इसमें एंड आई हैव वर्कड एज अ लॉयर अडॉप्शन के लिए, बहुत से इंटरनेशनल अडॉप्शन के केसेस होते हैं जो पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग बाहर से आके पाकिस्तान से अडॉप्ट करते हैं, एंड यहाँ भी होते हैं, इंटरनली भी होते हैं, डोमेस्टिक। और मैंने तो आज तक कोई ऐसी सिचुएशन नहीं देखी है जहाँ यू हैव टेकन द डिसीजन एंड योर लाइफ इज नॉट चेंज फॉर द बेटर। तो ये जो है यू हैव टू वर्क अराउंड द स्टिग्मा, जैसे हर चीज़ के साथ होता है, अगर आप किसी चीज़ को नॉर्मलाइज करते हो तो उसकी एक्सेप्टेंस विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती है, और वो बढ़ती जाती है। सो एज यू सेड कि इसमें जो आपने एक बात की कि मैं तो जिस बैकग्राउंड से आ रही हूँ स्टिल इट वाज मोर लिबरल एंड प्रिविलेज, और उसमें फिर थोड़ा सा स्पेस था। तो इस बैकग्राउंड से जो मच्छर कॉलोनी का जो सफ़र था या इम्कान का था, वो कैसे कनेक्ट हुआ, वो कैसे शुरू हुआ? तो नहीं, अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका, मगर डिस्पाइट कमिंग उस प्रिविलेज से हम लोग ऐसे घर में बड़े हुए जहाँ हमारे जो वाले साहब थे वो कच्ची आबादी में काम करते थे। तो हमें तो बचपन से जो है डोर टू डोर अवेयरनेस के लिए भेजा जाता था। हम शायद 8-10 साल के थे कि हम औरंगी टाउन में हमें भेजा जाता था, बेटे ये लेके तो फलाना फलाना जगह, हम उनके साथ कॉन्स्टेंटली रोलते थे। सो वो जो एनवायरनमेंट की जो आप बात कर रहे हो कि हाउ डू यू फील इन दैट सर्टेन एनवायरनमेंट, तो वो कभी मेरे लिए तो कभी कोई वो इशू ही नहीं था, वो स्ट्रेंज था ही नहीं, कभी स्ट्रेंज नहीं था, बिकॉज आई ग्रू अप विद इट। वो मेरे माहौल में था, वो मेरी चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस में था। You were already connected with the communities, और Absolutely, I mean आप जब जो चीज़ आप बचपन में देख लेते हो ना बड़े होते हुए, फिर वो चीज़ आपको नहीं वो करती। ये है कि हर कम्युनिटी की, हर जगह की एक अपना कल्चर होता है, अपनी एक एनवायरनमेंट होता है, फिर उसको आप अडेप्ट करते हो। तो इम्कान जब हमने शुरू किया 2012 में किया, और उसका जो बेसिक मकसद था वो ये था कि हम चाइल्ड अडॉप्शन करेंगे और चाइल्ड अबैंडनमेंट के केसेस से डील करेंगे। उससे ज़्यादा हमारी कोई, अगर आप हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन भी उठा के देखते हो ना, उसमें और कुछ नहीं है, वो सिर्फ चाइल्ड अडॉप्शन के बारे में बात करता है। काउंसलिंग, नॉर्मलाइजिंग, वर्किंग विद चिल्ड्रन, डूइंग प्लेसमेंट्स, सिस्टम ऐसे सेट करें जहाँ जो आपके इंटरनेशनल सिस्टम्स हैं एट पार हों। तो हमारा और कोई उसमें वो नहीं था। हम लोग उस वक्त मच्छर कॉलोनी गए। मच्छर कॉलोनी जाने की वजह ये थी कि मेरे जहन में, और वो कहते हैं ना कि आपके जहन में मिथ्स होते हैं, काफ़ी अहमकाना सोचें होती हैं जो बाद में आपको पता लगता है कि इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मच्छर कॉलोनी हम गए, मैंने कहा ये कराची की सबसे बड़ी कच्ची आबादियों में से एक है। ऑब्वियसली गुर्बत जो है वो नेक्स्ट लेवल की है वहाँ, और लोगों के बहुत चैलेंजेस हैं। मैंने यहाँ चाइल्ड अबैंडनमेंट ज़्यादा होगी, इसलिए कि जब लोग नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो और क्या उनके पास ऑप्शन होगा अदर देन दिस। अच्छा 2 साल 1.5 साल हमने वहाँ रिसर्च की, और वक्त के साथ यही पता लगा कि नहीं, ये बिल्कुल हकीकत से दूर है। ये हमारी जो थियोरी थी, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। बिकॉज अगर आप भी वहाँ गए हो, हर एवरेज फैमिली में 8 बच्चे हैं, 8 से 10 बच्चे हैं, इवन दो वो एक कमरे में रह रहे हैं, बट बच्चे उनके पास हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। तो वो जो है वो चीज़ नहीं थी हकीकत में। बट उस वक्त में जो हमने वहाँ टाइम गुजारा रिसर्च करते हुए,
बहुत सी चीज़ें जो आपको छूती हैं, जो टच करती हैं, जिसके बारे में आप सोचते हैं कि यार ये मुख्तलिफ होना चाहिए। हुँ। और एक चीज़ हमारे लिए क्लियर हो गई थी, इवन दो लाइक आई सेड हमारा कोई एजेंडा नहीं था और कोई काम करने का, कि जो हम कर सकते हैं वो हमें करना है। तो हुँ। हमने अपना जो पहला हमारा प्रोजेक्ट था वो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर था। हुँ। मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर हमने 2014 2014-15 मैं भूल रही हूँ, हुँ। 2014 में शुरू किया मई में। हुँ। एंड उसके उस वो पहला प्रोजेक्ट था और उसमें सिर्फ प्राइमरी हेल्थ केयर की सर्विसेज थी कि भाई बच्चे और माएँ जो हैं अपनी प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए एक डॉक्टर है और वो आपको दवाई फराहम होती है और आप अपनी मेडिकल चेकअप्स के लिए आ सकते हैं। अ, फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें ऐड होती गई ना, जैसे आप वक़्त ज़्यादा गुज़ारते हो, तो एक चीज़ ऑब्वियसली जो चीज़ आपको अभी भी नज़र आती है जब आप कम्युनिटी में जाते हो, कि हर तरफ बच्चे हैं। ठीक है ना? और हुँ। बच्चे जो हैं वो बस घूम रहे होते हैं पूरे दिन, कोई सड़क के कोने पे जुआ खेल रहा है, कोई आलू बेच रहा है, कोई कुछ हुँ। कर रहा है, तो देयर इज़ ऑलवेज़ एक्टिविटी और बच्चे बाहर होते हैं घर से। हुँ। तो उस वक़्त हमने फिर खेल शुरू किया, जो हमारा लर्निंग एंड रिक्रिएशनल सेंटर है, जिसको अब 9 साल हो गए। और खेल का प्राइमरी मकसद ये था कि जी एक स्पेस हो, खाली स्पेस, उस स्पेस में बच्चे आएँ और खेलें और वो महफूज़ हों। और ये अगेन एक जो आपकी आइडियलिस्टिक अप्रोच होती है कि जी यूँ होना चाहिए। वक़्त के साथ ऑब्वियसली जब हमने चीज़ें शुरू करनी की तो ऑब्वियसली बिहेवियर प्रॉब्लम्स, हुँ। एग्रेशन, वायलेंस, गाली-गलौज, चोरी-चकारी, ये सारी चीज़ें जो हैं उठ-उठ के सामने आईं। और बच्चे 2 दिन आते थे, गायब हो जाते थे। इवन दो हम चाहते थे अपने उसमें ना हुँ। लिबरल उसमें कि नहीं जी, इट शुड बी ओपन टू एवरीबॉडी और बच्चे हर वक़्त आएँ और हुँ। हम इसमें कोई ना रजिस्ट्रेशन रखेंगे, ना रेगुलेशन रखेंगे, चिल्ड्रन शुड बी फ्री टू कम एंड गो एज़ दे प्लीज़। बट अगर हम इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, अगर हम बिहेवियर चेंज की बात कर रहे हैं, अगर हम एक होलसम अपब्रिंगिंग की बात कर रहे हैं फॉर दोज़ हुँ। चिल्ड्रन, फिर हमें वो अपने साथ चाहिए। हुँ। और आने-जाने से वो चीज़ नहीं बन रही थी। हुँ। तो उस वक़्त हमने जो है एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन प्लेस किया कि भई हमें पता हो कि ये 150 बच्चे हमारे पास आ रहे हैं और ये रेगुलर आ रहे हैं। और शुरू में जो चैलेंज आता था वो ये आता था कि वो नहीं आते थे। हुँ। फिर हम उन्हें घरों से पकड़ के लाते थे हुँ। कि भई तुम्हारी अटेंडेंस नहीं है आज, तुम नहीं आ रहे हो। और उस वक़्त में ऑब्वियसली जब वालिदैन के चैलेंजेज़ इतने होते हैं कि वो आप कमाएँ, बच्चों को खिलाएँ, घर को देखें और गुर्बत ऑब्वियसली इतनी है, तो वो पेरेंट बॉडी भी कोई इंटरेस्टेड नहीं थी कि भई हुँ। हुँ। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। हुँ। स्कूल भी नहीं है, ये तो खेलने की जगह है, ये भी एक परसेप्शन था। तो जब हमने रजिस्ट्रेशन शुरू की, फिर चीज़ें जो है ना तब्दील होनी शुरू हुई। बिकॉज़ हमारा फिर एक डे टू डे इंटरैक्शन बच्चों के साथ होने लगा, हुँ। जिसकी वजह से आप जो हैं जो चेंज हुँ। देखना चाह रहे थे, वो ला सके। मगर आई मीन आसान नहीं था और जल्दी नहीं हुआ, बहुत वक़्त लगा उसमें। हुँ। और फिर हमें कम्युनिटी से वो आया कि आप लोग तो सिर्फ़ खेलते रहते हैं इनके साथ। हुँ। आई मीन ये क्या है ना, बच्चे आते हैं, आप खेल के वापस भेज देते हैं। इनको आप पढ़ना-लिखना सिखाएँ। हुँ। उस वक़्त हमने अपना बेसिक जो हमारा लिटरेसी का कंपोनेंट है इसमें, वो ऐड किया कि जी हम जो है बेसिक लिटरेसी पे काम करेंगे। वी आर नॉट अ स्कूल, वी आर नॉट रजिस्टर्ड एज़ अ स्कूल, मगर हम बेसिक लिटरेसी पे काम करेंगे। तो वो दूसरा प्रोजेक्ट हुआ हमारा खेल। उसके बाद हमने थोड़े अरसे एक पासबान माहौल के नाम से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम भी चलाया, जिसमें हम कोई 300 घरों का कचरा हर दिन उठाते थे। हुँ। तो वो एक हमारे पास मोटरसाइकिल, पहले तो वो रेहड़ी थी, हुँ। जो रेहड़ी पे कचरा डोर टू डोर जमा होता था, फिर डंपिंग ग्राउंड में डंप होता था। हुँ। फिर वो रेहड़ी हमने देखा कि वो नहीं चल रही थी, बिकॉज़ बारिशों में वो रेहड़ी नहीं चलती थी। हुँ। फिर वो मोटरसाइकिल वाली जो कार्ट है ना, वो लाई गई। और और ये वही बच्चे जो है वो नहीं, वो फिर हमने हायर किया एक बंदा जो अच्छा। डोर टू डोर कलेक्शन करता था। हुँ। 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 तो बच्चे होते तो हम चाइल्ड लेबर में अंदर हो जाते। तो वो जो है हाँ। डोर टू डोर कलेक्शन करता था और लोग जो हैं फाइनली लोगों ने पैसे देने शुरू किए हुँ। कि हम हफ्ते के 20 रुपए, हुँ। महीने के जो है आपके 80 रुपए, 100 हुँ। रुपए, तो वो उस तरह चलता रहा। और उससे काफ़ी जो है सोच में तब्दीली आई, मगर ये है कि
जो माहौल है वो उसको हम लोग जो है चला के, फिर हमारा आइडिया ये था कि हम कम्युनिटी को हैंड ओवर कर देंगे ये प्रोजेक्ट, जो हमने किया, और फिर वो एज ए बिजनेस मॉडल कम्युनिटी मेंबर्स ने काफ़ी अरसे चलाया अभी। तो ये वो था। उसके अलावा हमारा एक मैटरनिटी होम है जो 24 घंटे चलता है, जो वाहिद 8 लाख की आबादी में वाहिद मैटरनिटी फैसिलिटी है। बाकी जो आपकी जो है हमारे जाने से पहले ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंस के थ्रू, यानी कि दाइयों के थ्रू घर पे डिलीवरीज होती थी, उसमें आपकी इन्फेंट मोर्टेलिटी, मदर मोर्टेलिटी रेट्स काफ़ी हाई थे। अभी भी लोग इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं है कि हमारे जाने से जो है दाइयाँ जो हैं उन्होंने काम करना छोड़ दिया है। आबादी बहुत बड़ी है और लोग अभी भी उस पे रिलाई करते हैं, बिकॉज़ उनकी सोच में ये है कि ये सही चीज़ है और और इसको इस तरह ट्रस्ट करना भी चाहिए। उसका। ट्रस्ट का फैक्टर है, हाँ। इवन दो हमें मैटरनिटी होम चलाते हुए भी अब 6-7 साल हो चुके हैं। तकरीबन 4000 बच्चे हमने डिलीवर किए हैं इन दिस पीरियड ऑफ टाइम, ऑन एन एवरेज ऑफ 30 to 40 बर्थ्स अ मंथ। तो ये एक हमारा और प्रोजेक्ट था। फिर हमने उसके बाद अपना लीगल एड सेंटर शुरू किया। लीगल एड सेंटर जो है वो सिटीजनशिप और आइडेंटिटी के इश्यूज पे फोकस करता है। जो हमारी आबादियां हैं जिनसे हम डील करें, मच्छर कॉलोनी में तो स्पेसिफिकली, बट लीगल एड के जो आउटरीच है वो औरंगी, कोरंगी और आबादियों में भी है, जहां हम जो 1971 की वजह से इम्पैक्ट हुई थी एथनिक बंगाली पॉपुलेशन और बिहारी पॉपुलेशन, उनके जो शनाख्ती कार्ड के इश्यूज हैं, उनके जो आइडेंटिटी के इश्यूज हैं, उससे डील करते हैं। तो वो एक पर केस लेके हम लोग चलते हैं कि हर किसी का मुख्तलिफ रेजोल्यूशन होता है। तो उस पे लीगल एड पे हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा तायरा, ये सब इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? वेयर डू यू गेट द इंस्पिरेशन कि आप जिस तरह कम्युनिटी के साथ और इस तरह इतना कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल के ऊपर जाकर आप काम कर रही हैं? देखो, जो जहाँ तक एक तो इंस्पिरेशन का सवाल है और एक थियोरी का सवाल है ना, कि ग्राउंड लेवल पे क्यों। इंस्पिरेशन मेरे ख्याल से जब आप किसी कम्युनिटी के साथ लिंक हो जाते हैं ना, या किसी किसी चीज़ के साथ भी लिंक हो जाते हैं, फिर आप चाहते हैं कि जी ये सिचुएशन बेहतर होती जाए, किसी ना किसी तरह बेहतर होती जाए। और जो हमारी एज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड माय पर्सनल कमिटमेंट, वो ये कि जो इंसान के बुनियादी हुकूक हैं वो तो मिले ना। और अगर हम लोग इस पोजीशन में जिसमें हम बैठे हुए हैं, और जिस तरह की हम लोग की तालीम है और वकालत भी पढ़ी हुई है और इदारा भी चला रहे हैं, अगर हम लोगों की बुनियादी हुकूक पे बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो जो एक चीज़ मुझे सरप्राइज करती है और जिसका मेरे पास आज तक जवाब नहीं नहीं आया है, वो ये है कि 1971 को हुए हुए काफ़ी अरसा गुजर चुका है, ये जो कम्युनिटी है इसके हुकूक पे कभी बात क्यों नहीं हुई। ठीक है ना, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, आपके लोकल प्लेटफॉर्म्स पे हम हर किस्म की चीज़ों की बात करते हैं। हमारे इतने मुख्तलिफ इदारे हैं, हुकूमती इदारे हैं, प्राइवेट इदारे हैं, नॉन फॉर प्रॉफिट इदारे हैं, तो स्टेटलेसनेस के इशू पे आज तक कॉन्वर्सेशन क्यों नहीं हुई। तो ये जो गैप है ना, हमारी पूरी कोशिश ये रही कि उसे किसी तरह फुलफिल करें, कि तब्दीली इनकी सिचुएशन में आएगी या नहीं आएगी ये तो वक्त बताएगा, बट इसको एटलीस्ट इशू को आप आगे तो रखें कि ये भी एक मसला है। तो इसको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक जो मेरे ख्याल से जो लोग बच्चों के साथ काम करते हैं ना, आई थिंक वो कनेक्शन और इंस्पिरेशन वहाँ से आती है कि एक तो बच्चों के साथ काम करके आप सीखते बहुत कुछ हैं। तो आप क्या उनको सिखा रहे हैं जो वो आपको सिखा रहे होते हैं, ठीक है ना। उनकी वजह से आई थिंक मैंने अपने बारे में बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। वाह। जो ड्राइविंग फोर्स होती है कि हाउ एवरी चाइल्ड टचेज यू, और वो आपकी चीज़ें जो है ना वो निकल के आती हैं बाहर। ये चाहे एज अ मदर हो, माय रिलेशनशिप जो मेरे बच्चों के साथ है, या एज मेंटोर और मदर अगेन हो, जो मेरे पास बच्चे जो मेरे साथ जो खेल में हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं, जो उनकी एवोल्यूशन है उसमें मेरी एवोल्यूशन है। there's no doubt about that. Whatever I am today, whoever I am today, I think 80% of that credit goes to A, मेरे बच्चे, और दूसरे मेरे दूसरे set of बच्चे. वाह। Because that's what defines me, right? That is what makes me do the things I do. They are my driving force. ठीक है ना, ये सारे बच्चे मिलके मेरी ड्राइविंग फोर्स हैं। बिकॉज इनिशियली मैंने इम्कान किस लिए शुरू किया,
it had to do with my personal journey हम्म and it had very much to do with my kids. हम्म ठीक है ना, वहां से शुरू हुआ। हम्म फिर ये बच्चे आ गए बिन बुलाए हम्म ठीक है ना, तो ये आ गए। अब इनकी जर्नी, हम्म अब मैं इनको देखती हूँ, अगर मैं अपनी जिम्नास्टिक्स की बच्ची या उन बच्चों को देखूं जो मेरे पास पिछले 8 साल से हैं, 9 साल से हैं। आई मीन इतने इतने ये बच्चे थे, नाउ दे यंग लेडीज, यू नो, द यंग वुमेन। एंड उनकी जो, उनसे जब बात करो, जो उनकी एवोल्यूशन हुई है थ्रू द प्रोसेस, हाउ इज इट मेड अ डिफरेंस टू देयर लाइव्स। अच्छा, मैं कभी उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती नहीं हूँ ना कि भाई हम कौन होते हैं किसी की लाइफ में डिफरेंस करने वाले। आई मीन यू नॉट दैट पावरफुल ना। ठीक है, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप एक वसीला हो टू गेट वन पर्सन फ्रॉम वन एंड टू आप अनदर, बन सकते हो। हाँ। आप किसी की जिंदगी बदल नहीं सकते। ठीक है ना, उनके चैलेंजेस, उनकी रियलिटी, वो सब वही है, रियलिटी तो वही रही ना, उस रियलिटी में वो डेवलप हो गए। अच्छा, ये तो मैंने खुद भी देखा ना, जब मैंने उन बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया और जिस तरह आपके आने से जो उनके चेहरों पे जो खुशी आती थी और वो जो नूर चमक उठती थी उनकी आंखें ना, तो और आपा आपा आ गई और उनके साथ जाना है और उनके साथ ये करना है, तो वो तो आई फेल्ट दैट कनेक्शन इज़ देयर। और वो आई फेल्ट कि वो शायद वो वाकई वो ड्राइविंग फोर्स है, क्योंकि बीइंग एन एक्सटर्नल अगर मैं देखता था तो मुझे इतनी ज़्यादा उनसे मोटिवेशन मिल रही होती थी और वो होता था कि कुछ करना चाहिए यार, दे शुड बी एट बेटर प्लेस, इनको इनके बेसिक राइट्स तो मिलने चाहिए जो कि जिनसे वो जो है वो महरूम है। और डू यू थिंक कि इस पिछले 8-10 साल में कुछ बेहतरी आई, कुछ जो है वो लेजिस्लेशन हुई इसके ऊपर? देखो, बेहतरी, आई मीन बेहतरी हमारी आती है, फिर वो डगमगा जाती है, फिर आती है, फिर कहीं गैप्स आ जाते हैं। तब्दीली तो आई है बहुत सारी, यानी कि बहुत सी चीज़ें चेंज हुई हैं। आप देखें, वन पेरेंट पॉलिसी आई, वन पेरेंट पॉलिसी का बहुत इम्पैक्ट हुआ है लोगों पे, बिकॉज बहुत से बच्चे जिनको कुछ नहीं मिल रहा था, बिकॉज एक वालिद या वालदा के पास आईडी कार्ड नहीं था, उनको अब मिल रहा है। बिकॉज एक वालिद या वालदा के पास आईडी कार्ड हो तो आपका बेफॉर्म बन जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ जो है वो था। और वो काफ़ी जो है एडवोकेसी के बाद आई है, ये आया है ये चेंज। दूसरा जो चेंज आया वो ये था कि बहुत सी चीज़ें नहीं सुनी जाती थी पहले इदारों में, डिपार्टमेंट्स रिस्पॉन्ड नहीं किया करते थे, मगर जब आप लग के पीछे पड़े रहे ना किसी के, तो कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं आप बस टुक 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 करते रहे, कहीं ना कहीं चीज़ जो है वो होती है। हाँ, बिल्कुल मसला हल नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है अभी, बट ये है कि चीज़ें चेंज हुई हैं। आई मीन हमारे बच्चों में से अगर मैं देखूं, ना सिर्फ हमारे बच्चे, मगर अगर हम एडवोकेसी देखते हैं जो हम लीगल एड सेंटर के थ्रू करते हैं, तो जब से ये वन पेरेंट पॉलिसी आई है, बहुत से लोगों के बच्चों के बेफॉर्म बने हैं और वो रेजोल्यूशन हुई है, तो डेफिनेटली देयर इज़ अ चेंज। दूसरा ये कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये बात होने लगी है जो पहले नहीं हो रही थी। इन बच्चों की जो आवाज़ है वो कमेटी ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड तक पहुंची है, हमने इनके सवालात के वीडियोस भेजे हैं, कॉन्फ्रेंसेस में वो प्ले हुए हैं, तो इमीडिएट, ऑब्वियसली इमीडिएट इफेक्ट नहीं होता, ये चीज़ बिल्डअप करते 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 कहीं जाके जो है चेंज की तरफ जाती है, मगर यही है कि इसमें एक आपकी रिलेंटलेसनेस की ज़रूरत होती है। आई मीन देयर इज नो रूम के आप डिप्रेस होके गिव अप कर जाएं, ठीक है, अच्छा यूं नहीं हो रहा, अच्छा यूं हो जाएगा, अगर यूं नहीं हो रहा ये ट्राई कर लेते हैं, हमारा काम तो कोशिश करना है ना, आगे फिर वी कैन होप फॉर द बेस्ट कि वो किस तरह से जो है वो बेहतर हो सकता है। और इस वन पेरेंट पॉलिसी के बाद जो स्पेसिफिकली जिस तरह वो बच्चियां हैं, सोनिया, अनवारा या जो बाकी जो बच्चे हैं, तो कोई उनका आगे कोई पासपोर्ट्स की जो जर्नी है वो कोई शुरू हुई, जो इंटरनेशनली वो खेलना चाहती थी? हाँ, जो पासपोर्ट की जर्नी है ना वो धक्का स्टार्ट है थोड़ी सी। यहाँ जो है हमारे जो कवानीन में गैप है, कानून और पॉलिसी में जो गैप है, और पॉलिसी में जो गैप है, वो सामने आता है। बिकॉज डिस्पाइट हैविंग सिटीजनशिप नंबर तो आपको मिल गया बेफॉर्म के थ्रू, अब जो है नादरा आपको इशू कर रहा है आपका बेफॉर्म, आईडी कार्ड भी इशू कर रहा है अगेंस्ट दैट, मगर जब आप पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं तो कहते हैं नहीं जी, हमें तो दोनों पेरेंट्स के आईडी कार्ड चाहिए। तो वो वहाँ जो है ये रिलेशनशिप जो है बिटवीन दैट डिपार्टमेंट एंड दिस, उसके जो इम्प्लीमेंटेशन गैप है वो फिल करने की जरूरत है, बिकॉज
टू मी इट डज नॉट मेक सेंस कि आपके पास सिटीजनशिप नंबर है मगर ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये भी बदल जाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि स्टेटलेसनेस के ऊपर क्यों अभी तक उस तरह से बात नहीं हुई? उसमें चैलेंजेस क्या हैं जहाँ पे हम बाकी इतने एजुकेशन राइट्स की, चाइल्ड राइट्स की, ह्यूमन राइट्स की हम बात कर रहे होते हैं, तो स्टेटलेसनेस को कोई मतलब अनटिल के आपको कहीं से बताया नहीं जाता, आपको नहीं पता चलता। इवन मोस्ट ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान दे डोंट नो कि ये एग्जिस्ट भी करती है। नहीं, इसमें जो है आई मीन मेरी मैं मैं इंटरेस्टिंग आज बात तक बताऊं, मैंने ना अभी मेरा रिसेंटली देयर वाज अ सेशन, और मैंने कहा कि मैं अभी आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, और ना उसकी मैं कोई चीज़ आपको दिखाता हूँ, एंड इट वाज फुल ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैंने कहा गेस करें क्या हो सकता है ना, इट्स अबाउट आई मीन कि ह्यूमन राइट है। इवेंचुअली मैंने बताया कि स्टेटलेसनेस है, चलिए ठीक है, उन्होंने कहा अच्छा स्टेटलेसनेस है। तो मैंने कहा पाकिस्तान में कौन सी कम्युनिटी है कि जो स्टेटलेस है? नॉट इवन अ सिंगल स्टूडेंट वॉज एबल टू आंसर दिस। मैं इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है कराची में चूंकि कम्युनिटी है नहीं नहीं थोड़ी कम है। अवेयरनेस हो, लेकिन आई मीन कि नॉट इवन दे से कि नहीं, हम ये तो हो ही नहीं सकता, हमारे यहाँ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। दे डोंट इवन पीपल डोंट नो कि जो है कि किसी का आईडी कार्ड नहीं भी है। नहीं, मुझे ये नहीं समझ आती कि ये क्या गैप पिछले इन सालों में ना 1 साल ऐसा था कि मैंने साल में कोई 24 यूनिवर्सिटीज़ पे लेक्चर दिए थे स्टेटलेसनेस पे। मैं कहती इन लोगों को पता तो हो, यू नो डोर लिटरली हम लोगों ने लिस्ट बना के ना डोर टू डोर जाके जो कहते हैं डोर टू डोर अवेयरनेस, डोर टू डोर जाके एक-एक यूनिवर्सिटी पे, स्कूल पे लेक्चर दिया था कि भई एटलीस्ट दे शुड नो, नहीं पता है। ये कम्युनिटीज़ आपसे 5 मिनट 8 मिनट की ड्राइव पे हैं, ये भी नहीं है कि कोई आपको 2 घंटे ड्राइव करके जाना पड़ता है, नहीं है अवेयरनेस। आप आईडी कार्ड की जैसे बात कर रहे हो, आप कहो आईडी कार्ड नहीं है तो बनवाते क्यों नहीं है? अच्छा भई बे फॉर्म नहीं है, तो बनवा लें ना, मसला क्या है? हाँ। बिकॉज़ आपको चैलेंजेस का मालूम ही नहीं है। और इसमें जो है ना एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सिर्फ़ आपकी एथनिक बंगाली या बिहारी कम्युनिटी का मसला ये नहीं है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत बड़ी फ़ीसद हमारी पॉपुलेशन की अनडॉक्यूमेंटेड है। और हमारे जो चैलेंजेस हैं और ये सब लोग जनरेशनली अगर यूँ ही चलता रहा, ये सब लोग एट रिस्क फॉर स्टेटलेसनेस हैं। बिकॉज़ अगर आप 4 जनरेशंस डाउन पीछे का कुछ प्रूव नहीं कर पाओगे, तो फिर आपको किस तरह ये लोग नेशनैलिटी देंगे या आपको कागज़ात बना के देंगे, इवन इफ यू वर बोर्न हियर एंड हैव बीन बोर्न हियर फॉर द लास्ट 5 जनरेशंस। तो ये इश्यू आई मीन जो इंटरनली आपकी माइग्रेशंस होती हैं, वहाँ भी आता है। जो रूरल से अर्बन की तरफ मूव करते हैं, जो रूरल में रहते हैं उनके फिर भी बन जाते हैं, बिकॉज़ वोट बैंक होता है, फैसिलिटेट किया जाता है, मगर जो माइग्रेशंस होती हैं ना, उसमें प्रॉब्लम आते हैं। और आपकी जो नोमैड पॉपुलेशन है फॉर एग्ज़ाम्पल, जिनके पास परमानेंट एड्रेस नहीं है, जो जगह से जगह जाके मूव करते हैं, आप पूछें कोई डॉक्यूमेंटेशन, हाँ, जो खाना बदोश हैं, खाना हाँ, बदोश हैं, आपके सपेरे हैं, वो कहते हैं हाँ, हमें ज़रूरत ही नहीं है। भई कभी भई तुम्हारे बच्चे कभी तो पढ़ेंगे ना, कभी तो ज़रूरत पड़ेगी, तो ज़रूरत ही नहीं है। आई मीन कुछ को ज़रूरत नहीं है और कुछ को मिल नहीं रही, बट अगर ये यूं ही चलता रहा, देन वी आर लुकिंग एट अ मच वाइडर कैनवस इन टर्म्स ऑफ एथनिक बैकग्राउंड्स आल्सो, जो स्टेटलेसनेस की तरफ जाएंगे। और स्टेटलेसनेस, जब हम स्टेटलेसनेस की बात करते हैं तो इट्स का मतलब है कि आपके पास कोई राइट नहीं है। स्टेटलेसनेस यानी कि अगर आप कोई स्टेट आपको रिकग्नाइज नहीं करता, तो उसका बेसिकली यही मतलब है ना कि आप हैं ही नहीं, आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। अगर आप एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो तालीम, सेहत, आपके बैंक अकाउंट्स, घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, सिम कार्ड लेना, रिलीफ लेना, जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आपको फाइनेंशियल रिलीफ दी जाती है, उसके सारे आप उसमें से निकल जाते हो स्कोप में से। तो आपको मैं सो आई एम मोर इंटरेस्टेड कि आपकी जो पर्सनल जो इस ये तो इम्कान की जर्नी और उसकी जो सारी जो स्ट्रगल है, लेकिन उसके साथ इसने पर्सनली और इमोशनली आपको किस तरह से अफेक्ट किया? पर्सनली और इमोशनली सारा चक्कर ही पर्सनल और इमोशनल इफेक्ट का है ना, बिकॉज शुरू ही ये एक इमोशनल ट्रॉमा से हुई चीज़। अच्छा फिर वो आगे चलते हुए आई थिंक बहुत सी चीज़ें मेरे ख्याल से जब आप, अगर मैं देखती हूँ पिछले 10-11 साल में
या उससे पहले भी, बिकॉज इम्कान तो बाद में आया, मगर उससे पहले भी ऐसी चीज़ें होती थी जो डिस्टर्ब करती थी, राइट? आई मीन हर किसी के इर्द गिर्द होती हैं, और ख़ास तौर पे से बच्चों के हवाले से। और आप जो हैं, आई मीन देयर वर टाइम्स जब शुरू में अडॉप्शन का वो शुरू किया ना, कि कोई अबैंडन्ड बच्चा मिला है। एक दफ़ा मुझे अच्छी तरह याद है, रात के 3 बजे हुए थे और मुझे पता लगा कि कोई बच्चा जो है ना फलाना जगह अबैंडन किया गया है। और आई एम टॉकिंग अबाउट 15 इयर्स, 16 इयर्स अगो, मे बी मोर, 17। एंड अब मैं रात के 3 बजे गाड़ी चलाती हुई जा रही हूँ कि यार ये तो जो है ना, आई मीन दिस हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। एंड आई रिमेंबर हैविंग दैट चाइल्ड इन माय लैप बिकॉज़ देयर वाज़ ओनली मी इन द कार। आई रिमेंबर ड्राइविंग, आप पुलिस रिपोर्ट करें, ये करें, वो करें, वो सब कुछ। I remember driving with that child in my lap and thinking to myself, what the hell are you doing? You know, it's 3 o'clock in the morning in Karachi. You are driving from point A to point Z in the middle of the night with the baby in your lap. ये क्या पागलपन है ना? आप अपने आप को क्वेश्चन करने लगते हो कि ये क्या है? What is this all about? And I think as you grow, then your systems get into place and you think कि नहीं, I need to remove myself from that direct, but उसका emotional toll बहुत होता है। वो जो I mean it's not as simple as आपके पास even today, जब मेरे पास कोई बच्चा आता है इम्कान में to be placed for adoption, I am taking a decision. Who am I to take a decision for a child's life, right? I am taking a decision कि इस बच्चे को इस घर में जाना चाहिए। मेरे पास 15 एप्लीकेशंस हैं, इसमें से मैं फैसला करूंगी कि कहाँ जाए। मैं कौन होती हूँ ये फैसला करने वाली? ये फैसला सही है भी या नहीं है? So that the trauma of that decision, ठीक है, you do the best you can, but it एंड द really फेयर ऑफ के यार व्हाट fear, I इफ, mean आप कितनी चेकलिस्ट लेके किसी को चेक करोगे? आपको कितना पता होता है किसी के घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? ठीक है ना? मगर ये है कि हमारी जो, बिकॉज़ इम्कान बहुत सारी प्लेसमेंट्स नहीं करता, तो हमारी एक पर्सनल रिलेशनशिप रहती है उन वालिदैन के साथ और बच्चों के साथ जो हम प्लेस करते हैं। तो ओवर द इयर्स आपका एक ताल्लुक रहता है, तो ठीक है, वो तरीक़ेकार है। मगर ऐसे भी इदारे हैं जो पता नहीं हज़ारों बच्चे प्लेस कर चुके हैं, तो वो बट देन वो पर्सनल नहीं रहता। ठीक है ना? देन यू आर सेइंग ओके दिस इज़ माय सिस्टम, और मैं इससे एक कदम पीछे लेके मैं ये काम हो रहा है। बट जहाँ वो है, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत इम्पैक्ट करती हैं। आप यानी कि लिख के बड़ा फ़ायदा होता है। मैं तो लिखती हूँ हर चीज़, ठीक है ना? जब आपको कोई, बिकॉज़ आप कोई चीज़ ऑब्ज़र्व करते हो, कोई चीज़ फ़ील करते हो, आई थिंक मेरा जो आउटलेट रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ये है, इवन व्हेन गोइंग थ्रू डिफिकल्ट थिंग्स मायसेल्फ। मेरे दोस्त भी आपको ये बताएँगे कि कभी पता ही नहीं लगता कि कोई चीज़ ख़राब, मैं वो सारा जो है लिख लेती हूँ ना, बिकॉज़ वो जो है अपनी तकलीफ किसी से शेयर करना, इन दैट वे आई हैव बिकम बेटर नाउ एज़ आई हैव ग्रोन ओल्डर। मैं फिर भी बोल देती हूँ, बट नहीं बोला कभी। हाँ, बट राइटिंग इज अ थेरेपी टू। राइटिंग इज़ अ थेरेपी, आई मीन इट्स एन आउटलेट, एंड उससे ये होता है कि आप अपने आप को ज़रा थोड़ा हट के देख सकते हैं कि हाँ, ये मेरी, दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। बट बहुत सी अप्स एंड डाउन्स आती हैं जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो। एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक एवरी चाइल्ड जो मेरे पास से गुजरता है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का वेट क्या है, ठीक है ना? वो वेट को बैलेंस करना पड़ता है, बिकॉज आपको सीखना पड़ता है कि वरना तो आप मर जाएं ना। आई मीन आप अंडर दैट तबाह हो जाएं। सोनिया का पासपोर्ट नहीं हो रहा है, सोनिया डिप्रेस्ड है, उसको मसला हो रहा है, वो नहीं खेल पा रही है, वो अपनी, आपका क्या ख्वाहिश होती है अपने हर बच्चे के लिए? यही कि वो जो उसको अपॉर्चुनिटीज उसकी मिलनी चाहिए वो मिलें। मगर आपको एक कदम पीछे लेना पड़ता है। मगर ये चीज़ जो है ना, पता है, मैंने ओवरऑल सीखी है विद द पैसेज ऑफ टाइम, दैट यू नीड टू टेक अ स्टेप बैक एंड नॉट मेक इमोशनल डिसीजंस एंड थिंक थ्रू। तो अगर कोई चीज़ होती है ना, फॉर एग्जांपल कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है इम्कान के काम में या कहीं भी, तो कहते हैं अच्छा 1-2 दिन सोच के ना इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करें, बिकॉज जो इमीडिएट आपका रिएक्शन होता है वो एक जज्बाती रिएक्शन होता है, इट्स नॉट अ थॉट आउट रिएक्शन। सो हाउ इज इट, आई मीन डू आई फील फुलफिल्ड, बिकॉज दैट्स अ क्वेश्चन दैट आई एम आस्क्ड क्वाइट ऑफन कि भाई आपको तो, आप तो इतना अच्छा काम कर रही हैं, आप तो फुलफिल्ड फील कि नहीं, बिकॉज हम लोगों का काम जो है या जो हम कर रहे हैं वो इतना बड़ा तालाब है ऑफ प्रॉब्लम्स, उसमें इतना सा चेंज है,
लिटरली इतना सा चेंज है। अगर 8 लाख की आबादी में मेरे पास 170 बच्चे हैं, अभी भी 5000 बच्चे हैं जो मेरे पास नहीं है, ठीक है ना? तो बट आपको अपनी लिमिटेशंस का पता लग जाता है। ये चीज़ आप रियलाइज़ कर लेते हो कि हर झगड़ा जो है, हर फाइट जो है वो मेरी नहीं है। मैं ये लड़ सकती हूँ भई और इसी पे आप रखें। And but that is it doesn't happen immediately. It takes time. It's a process. It's a process of the last 20 years where I've dealt with adoption, loss, trauma, change, and you finally decide, okay, it's not that things don't upset you. It's just that you know that आप इतना ही कर सकते हो and you do the best you can जो आप कर सकते हो उसमें। तो ये है, तो वो ट्रॉमा वक्त के साथ कम होता गया है। अगर यही सवाल तुम मुझसे 15 साल पहले पूछते तो मैं पता नहीं क्या कहती, रो रो के तुम्हें जवाब देती ये ट्रॉमा है। आप हंस के जवाब दे रही है। नहीं हंस के तो दे रही हूँ। नहीं मेरे बारे में तो मशहूर है ना, मेरे बारे में मशहूर है कि ये तो हर वक्त रोती रहती हैं। हाँ वो खासकर बच्चों में तो काफी ज्यादा, तो बहुत मशहूर है, कहते भाई इन्होंने रोना है। अब एक हम लोग जिम्नास्टिक्स कंपटीशन पे गए, हम लोगों का फर्स्ट पोजीशन आई, मैं रो रही हूँ। अच्छा मैं तो रो ही रही हूँ, वो बच्चे रो रहे हैं, वो कह रहे तुम लोग क्यों रो रहे हो, कहते इसी के आप रो रही हैं। तो इट्स सो देयर इज दैट कनेक्शन। तो इन 20 सालों में जब हम बात करते हैं उस जिम्मेदारी की, उस ट्रॉमा की, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जब आपको लगा कि शायद मुझे ये साइन नहीं करने चाहिए थे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था? नहीं आज तक तो नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ। सॉरी मेरे पास तुम्हारे लिए नहीं। कोई वो नहीं है, नहीं हुआ। हाँ। देखो दूसरी चीज ये है कि रिग्रेट, ठीक है, रिग्रेट, गिल्ट, रिग्रेट इज नॉट एन इमोशन जो मैं जिससे मेरा कोई भी कनेक्शन है, ठीक है। अगर कोई चीज सही नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल चलो प्लेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन का तो अलग इशू है, उसमें तो कभी ऐसा चैलेंज नहीं आया बिकॉज हम लोग करते ही बहुत कम प्लेसमेंट्स हैं। मगर कोई चीज अगर कोई गलत फैसला होता है, ठीक है, और फैसले होते हैं गलत, हमेशा सही नहीं होते, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसमें क्या चीज है जो आप, मैं कहती नहीं ये हमारे सीखने के लिए है, ठीक है ना, अगली दफा इस तरह नहीं होगा। एंड जो सिचुएशन ऐसी है जिसको आप बदल नहीं पा रहे हो, आप जो हो चुकी है उसके बारे में तो आप कुछ नहीं कर सकते, मगर जो वहां से आगे हमें जाना है, इन रेट्रोस्पेक्ट उसको देख के, तो गिल्ट एंड रिग्रेट आर टू इमोशंस जिससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। And how did you do that? I mean, I don't know. It's happened with a lot of guilt and regret. हमें भी सिखाया ना how to do that. With years of guilt and regret. मैं बताती हूँ इसका क्या है। Eventually, how you moved on? I mean, कि this is. No, I'll tell you something. It is knowing कि I've done the best I could. ठीक है ना, अगर आप में वो गैप रह जाता है कि शायद मैं और करती तो यूं होता, मुझे पता है कि मैं और नहीं कर सकती थी, ठीक है ना, इट्स दैट इज व्हाट होल्ड्स मी इन डिफिकल्ट सिचुएशंस कि भाई जितने मेरे में था मैंने अपनी पूरी जान लगा दी है। मेरे से ये नहीं कि मैं लेजी थी या मेरे से ओवरसाइट हुई या आई वाज नॉट, मैंने अपना बेस्ट दिया, आई हैव डन द बेस्ट आई कुड, बट इफ माय बेस्ट इज नॉट वर्किंग तो ठीक है, it's more like I was being honest. नहीं हुआ भाई, it was more like I was being honest कि जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, जो मेरी कैपेसिटी थी, जो मैं मैक्सिमम मैं कर सकती थी, मैंने वो किया। और I mean, अच्छा ऐसे तो बहुत सारी कहानियां होगी ना कि जो eventually I mean कि वो बच्चा या बच्ची किसी जगह प्लेस हो गया, या इवन इम्कान के अंदर भी कि जो है कि वो फिर खुशी होती होगी कि यार I made this decision. नो आई मीन आप ये देखो ना कि अगर हम सिर्फ बच्चियों को देख लेते हैं जो हमारी इम्कान की बच्चियां हैं, आई मीन इट्स नॉट एन ईजी जर्नी इनकी जो रही है, और इसमें अप एंड डाउन रहे हैं, गैप्स आए हैं, बट एक ये है कि हम लोग की और मेरी पर्सनल डेडिकेशन उनकी तरफ बहुत रही है। अगेन उनकी जो डेवलपमेंट है आज जब मैं उनको देखती हूँ, इट्स वेरी हार्टनिंग कि भाई ये, और मुश्किल फैसले थे उनके, बिकॉज आप एक कंजर्वेटिव माहौल में एक ऐसी चीज ट्राई कर रहे हो जिससे आपको बैकलैश आ सकता है, मगर आई थिंक जो चीज हमें वो रही है ना, वो ये है कि इट्स नॉट जस्ट बिन कि ये हमारा काम है, राइट, एक वो है
ये हमारी पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं हम्म, और इन पर्सनल रिलेशनशिप्स के बेसिस पे हम्म, बाकी चीजें खड़ी हुई हैं। तो हम्म, अगर वो पर्सनल रिलेशनशिप जब आप कर लेते हो तो एक एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट होता है। यस, दैट ब्रिंग्स इन मच मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम्म, कि भाई एक ट्रस्ट आपको कोई करता है तो फिर आप उसको हम्म, वो नहीं कर सकते। जैसे बच्चियों को देखो, अगर वी टेक देम आउट ऑफ दैट स्पेस, तो somebody else was saying this to me कि जब आप होती हैं तो their sense of freedom हम्म, is much higher than when you're not there, हम्म, because एक सेफ्टी का नेट होता है हम्म, कि भाई ये हमें प्रोटेक्ट कर लेंगी जो भी सिचुएशन है उसमें। तो वो आज़ाद फील करते हैं। एंड देखो, एट द एंड ऑफ द डे उनकी तो टाइट रोप है ना। आई हम्म, मीन उनकी, आपने ये ज़िंदगी भी दी है जहाँ ये डेवलपमेंट हुई है, जिम्नास्टिक्स है, बाहर निकलते हैं, कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते हैं, लोगों से इंटरैक्ट करते हैं। फिर वो एक एनवायरनमेंट की रियलिटी है। वो जो एनवायरनमेंट की रियलिटी है, मैं कौन होती हूँ उसको चेंज करने वाली? हम्म, ठीक है ना? दिस इज़ देयर ओन। सो हमारी जब बातचीत भी होती है बच्चों से, तो मैं हमेशा उनको यही कहती हूँ कि तुम लोग जो तुम्हारा माहौल कहता है, उसी के हद में रह के चीज़ करो। हम्म, हमारा काम ये नहीं है कि हम तुम्हारे वालिदैन को अपसेट करें हम्म, या किसी को तकलीफ दें हम्म, या किसी के कल्चर से हट के ऐसी चीज़ करें जिससे तुम लोगों का जो काम है उस पे कोई रुकावट बने। हम्म। तो ये सारी चीज़ें, यू बैलेंस देम एंड यू हैव टू बी कंसिडरेट। आई मीन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कम्युनिटी की तरफ से चैलेंजेस तो आते होंगे, मतलब जब हम ट्रस्ट की बात करते हैं तो। देखो, कम्युनिटी की तरफ से हमें कोई ऐसे मेजर, जो छोटी-मोटी चीज़ें जो होती हैं वो तो होती हैं। मगर अगर हम ये देखें कि कम्युनिटी हमारे साथ कैसे चली है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इतना अरसा हो गया, तो हमें नहीं आए हैं चैलेंजेस। हम्म, और जहाँ आए हैं वहाँ हमें सपोर्ट भी मिला है। हम्म, तो एक तो ये तरीक़ेकार है कि हम लोगों ने जहाँ-जहाँ भी काम किया है, आई मीन मच्छर कॉलोनी में सबसे ज़्यादा किया है। बहुत सारी चीज़ें की हैं वहाँ। वहाँ हमारी एक कम्युनिटी की कोर कमिटी होती है। हम्म, ठीक है? तो वो कोर कमिटी का ये होता है कि भई आप, यू कैन बाउंस ऑफ थिंग्स, कि अगर मसला है, आपका क्या ख़्याल है, कीपिंग इन व्यू हम्म, माहौल हमें क्या करना चाहिए? या ये चैलेंज है, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? हम्म, तो हमारे ओवरऑल रिलेशनशिप अगर आप देखोगे तो वो बिकॉज़ हम कभी ऊपर से यूँ नहीं आए हैं कि जी हम आपसे बेहतर जानते हैं और आपको ये करना चाहिए। भई मैं कौन होती हूँ? हम्म, कोई 50 साल से एक तरह से ज़िंदगी गुज़ार रहा है, हम्म, मैं कौन होती हूँ उसको कहने वाली नहीं तुम यूँ गुज़ारो? हम्म, आई मीन, नहीं है ना। मुझे अगर कल कोई आके कहे कि जी तुम यूँ कपड़े क्यों पहनती हो, यूँ पहनना शुरू करो, मैं कहूँ तुम कौन हो भई? हम्म, राइट? आई मीन, नहीं तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैं फैसला करूँगी मेरे लिए क्या बेहतर है। हम्म, तो वो जो हमारे साथ उनका ताल्लुक रहा है ना, कि आप बताएँ, हम्म, आप बताएँ कि क्या मसला है, आप बताएँ कि क्या हल है। हम अपनी एक्सपर्टीज़ जो है उसको इस्तेमाल करते हुए उसकी तरफ जाएँगे। मैटरनिटी होम हमारा, आई मीन मेरे पूरी सोच में कहीं कोई मैटरनिटी होम नहीं एग्ज़िस्ट करता, मैं अभी भी नहीं करता, हम्म, कि मैं जो हूँ मैटरनिटी होम चलाऊँ। आई मीन इट्स हम्म, नेवर बीन, ठीक है बच्चों की चीज़ें ये वो, हाँ, कम्युनिटी की डिमांड थी हम्म, कि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, हम्म, हमारी ख़वातीन सफ़र करती हैं, मुश्किल होता है। आप इसको कंसिडर करें। हम्म, अच्छा, हम लोग हमने 24 घंटे का कैसे हम्म, चलाएँगे? आई हम्म, मीन पैसे किधर से आएँगे? इट्स अ कॉस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट। बट हमने इम्प्लीमेंट किया। हम्म, फ्रॉम द टाइम कि वो सजेस्ट हुआ, उस पे हमने 2 साल की डिबेट की हाँ, और फिर वो जाके इम्प्लीमेंट हुआ। हम्म, इट केम फ्रॉम देम, सो इट्स अ गिव एंड टेक, राइट? हम्म, दिस इज़ योर नीड, लेट मी सी व्हाट आई कैन डू टू हम्म, फुलफिल इट हम्म। टू द बेस्ट ऑफ आवर अच्छा, एबिलिटी। एक आर्गुमेंट ये भी आता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू वर्क विद कम्युनिटीज, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि यार ये तो बाहर के लोग हैं, ये तो हम में से नहीं है, ये तो आई मीन कि इनको शायद हमारी चैलेंजेस का उस तरह से अंदाज़ा नहीं है, या ये तो काम करेंगे निकल जाएंगे। सो हाउ डू यू डील विद दिस? हमारे साथ, मैं बड़े मज़े की तुम्हें बात बताऊँ, एक किस्सा। रिसेंटली एक मेरा, हमारे कॉलीग हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, कम्युनिटी के हैं, वो मेरे पास आए, कहते हैं मैम हमारी कल रात बात हो रही थी। मैंने आपसे बात करनी है। मैंने कहा क्या, क्या बात करनी है बताओ। हमारी कल रात बात हो रही थी, वो एक बंदा कह रहा था कि ये हो ही नहीं सकता ये पीछे से बंगाली ना हो। कहीं न कहीं तो, मैंने कहा नहीं भाई, कहीं से नहीं हूँ बंगाली। तो कहते हो ही नहीं सकता है। हाँ, कहीं न कहीं इनके, कहीं न कहीं खानदान में कोई बंगाली होगा। कोई लिंक होगा, कुछ ना कोई ना कुछ तो कोई होगा। लिंक होगा, ये हो ही नहीं सकता है कि ना हो। हाँ, नहीं तो इतनी मोटिवेशन कहाँ से है? ठीक है ना? तो हाँ, एंड आई एम लाइक नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, एक्चुअली कहीं भी नहीं है। हम्म, हम्म, तो इट्स
देखो कोई चीज़ जेन्युइन दिल से करो ना, तो आगे वाले को पता होता है कि आप जेन्युइन दिल से कर रहे हैं। हुँ, जब हमने शुरू किया था काम तो रिज़र्वेशन थी और रिज़र्वेशन ये थी कि ये हँस रहे थे हम पे, ये हुँ, कम्युनिटी वाले। 1-2 साल में चले जाएँगे, चले यहाँ हाँ, कोई नहीं टिकता, हुँ, यहाँ नहीं टिकता। माहौल ही नहीं है मॉल ही नहीं है टिकने वाला, कोई बाहर वाला यहाँ नहीं टिकता है। हुँ, बट ऑब्वियसली वो हम रह गए, वहीं रह गए। हुँ, बट नहीं उस तरह का हमें नहीं आया, हमें कभी आउटसाइडर वाली फीलिंग उस तरह की नहीं थी बिकॉज़ आई थिंक जो इनिशिएशन भी था चीज़ों का, उसमें बहुत सी कन्वर्सेशंस कम्युनिटी मेंबर्स से हुई थी। बहुत सी मीटिंग्स उनसे हुई थी कि भई आप बताएँ कि हम क्या कर सकते हैं? हुँ, क्या चीज़ है जो है एंड इट्स ऑलवेज़ बीन एंड द फैक्ट इज़ कि हमें उनसे गाइडेंस बहुत मिली थी। हुँ, यानी कि एक स्कूल के प्रिंसिपल हुआ करते थे रहमान साहब, उनका इंतकाल हो गया। तो वो बहुत हमारे उन्होंने हमें बहुत फैसिलिटेट किया था शुरू में, कि आप लोग करें, मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। हुँ, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जब आपकी कम्युनिटी में से लोग बैक कर रहे हों आपको और कह रहे हों कि नहीं ठीक है, ये लोग सही हैं। दूसरा ये कि पहले मेरे ख़्याल से कोई 2 साल कोई जगह नहीं है जहाँ परवेज़ और मैंने जाके बात ना की हो। हुँ, हर स्कूल के प्रिंसिपल से हमने मीटिंग की, हर इदारा जो चल रहा था वहाँ हमने मुलाकात की, लोगों के घरों पे जाके की एंड दैट इज़ व्हाई जो अब स्पेस नेविगेशन अब मुझे ज़रूरत नहीं है डोर टू डोर जाके अवेयरनेस हुँ, करने की। मगर जो शुरू की थी, जो औरतों की कम्युनिटी मीटिंग्स थी, जो हेल्थ मीटिंग्स थी, जो बातचीत थी, उसमें सब आई पर्सनली वेंट माय सेल्फ। तो वो एक रिलेशनशिप बिल्डिंग वहाँ से हुई। हुँ, वरना आप कहते कि नहीं जी मेरा ये आउटरीच वर्कर है, ये जाके कर लेगा, मुझे क्या ज़रूरत है जाने की। हुँ, मगर अगर वो होता तो रिश्ता ना बनता। हुँ, रिश्ता बनता है वन ऑन वन से हुँ, और रिश्ता बनता है नॉट सिर्फ़ कि आपको अपनी सेहत का ख़्याल रखने के लिए ये करना चाहिए, रिश्ता बनता है फ्रॉम अदर कन्वर्सेशन। हुँ। तो क्या ताहिरा जो आज हैं, क्या आप यही बनना चाहती थी? क्या आप एट दिस एज, एट दिस नहीं यार, मैं प्राइवेट डिटेक्टिव बनना चाहती थी, सिर्फ़ और सिर्फ़। नहीं, गॉड्स बीन काइंड आई मीन मैं अभी भी मैं कभी-कभी देखती हूँ, क्रिमिनोलॉजी का कोर्स कर लेती हूँ। मेरा ख्याल है कि एक वजह आपकी इधर सर्वाइव करने की वो डिटेक्टिव है स्किल्स ना भी हैं। डिटेक्टिव स्किल है बट ये सीरियस बात है, तुम हँस रहे हो मेरे पे मगर ये हकीकत थी। हाँ। जब मैं कहती हूँ किसी को तो कहते हैं क्या कैसी बातें कर रही हो? मैंने कहा बट ये सच था, ये मेरी ज़िंदगी की एस्पिरेशन थी। तो हम इमेजिन कर सकते हैं अगर वो इंस्पिरेशन पूरी होती तो यू वुड बी एट कोई एफआईए सीआईए में किसी जगह कोई Yeah, अंडरकवर I एजेंट don't know about that. कोई अंडरकवर एजेंट जो Under है how do you know? Maybe I am an undercover agent. हाँ But नहीं, I mean देखो जो जर्नी रही है ना वो बहुत आई मीन मैंने सोचा भी नहीं था हम्म सीरियसली। हम्म मेरे जहन में भी नहीं था कि ये मैं काम करूँगी। हम्म अच्छा दूसरी इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि चूँकि मेरे वालिद साहब कम्युनिटीज़ के साथ काम करते रहे, हम्म उनका नेचर ऑफ वर्क बहुत मुख्तलिफ है इसलिए कि हम्म वो हाउसिंग पे और हम्म माइक्रो क्रेडिट और उस तरह की चीज़ों पे काम करे जिनका हम्म उस तरह का ताल्लुक नहीं था। तो वो मुझे हमेशा कहते थे व्हेन आई वाज़ ग्रोइंग अप कि तुम अर्बन डेवलपमेंट पढ़ लो, तुम ये कर लो एंड आई एम लाइक नहीं, मैं कभी वो नहीं करूँगी जो आप कर रहे हैं हम्म, बिकॉज़ आई वांट टू बी माय ओन पर्सन राइट? हाँ, अ, मैं क्यों आई मीन वो तो ईज़ी वे आउट है ना कि जो अब्बा कर हम्म रहे हैं वही आप कर लें। हम्म तो वो मैं बिल्कुल जो है ना तो जब मैंने इम्कान शुरू किया मैंने बताया भी नहीं उन्हें। मैंने हम्म, कहा मैं बताऊँगी फिर लोग कहेंगे कि ये जो है इनकी बेटी है इसलिए ये जो है शी इज़ बीन एबल टू गेट हर लेग इन। हाँ But my work is very different from his. I mean my हम्म work has to do with emotions, it has to do हम्म with human beings, it has to do हम्म with change of that kind. हम्म Um, तो नहीं सोचा तो मैंने नहीं था but I'm very happy where I am. I mean it's do I see myself doing something else? नहीं, I don't. I हम्म mean, I see myself building this further हम्म मुख्तलिफ डायरेक्शंस में। हम्म बट वही है कि आपको पता नहीं होता जब आप आप जब कॉलेज से निकले होते हैं अपनी आइडियलिज्म लेके और वो काफ़ी जर्नी होती है। जब हम कॉलेज से निकले थे लॉ कॉलेज से नए-नए तो कभी मैं रिश्वत नहीं दूँगी, कभी किसी को 2 रुपए भी नहीं दूँगी कागज़ निकालने के लिए। फिर आप सिस्टम में जाते हो और आप कहते हो यार ये तो मुझे तो जो मेरा हक है वो भी नहीं मिलता मेरे 2 रुपए दिए बगैर। तो मैं क्या करूँ? देयर आर हम्म these are huge moral questions that come up for you along the passage of time as you grow, where you have वो जो कॉलेज वाली आइडियलिज़्म होती है कि आप तो जो है निकल के जी मैं
लोगों के हुकूक के लिए लड़ूंगी और दुनिया तब्दील वो करूंगी। इनकलाबी फिर आप सोच। रियलाइज करते हो कि दुनिया जो है वो दुनिया पता नहीं आप तब्दील तो नहीं कर सकते हो, मगर आप उसी सिस्टम के अंदर रह के जो चीज बेहतर कर सकते हो आप वो करो। टू कंप्लीटली वर्क अगेंस्ट इट, अनफॉर्चुनेटली जो आपके सिस्टम्स हैं आपको उनके साथ काम करना पड़ता है और उनके अंदर काम करना पड़ता है। तो ये है, आई मीन नहीं मैम क्वाइट हैप्पी, मुझे कोई शिकायत नहीं है जिंदगी अच्छा, से। मेरी अभी एक रिसेंटली एक डिबेट भी हुई इसी चीज़ पे कि जब आप सिस्टम के अंदर हैं तो आप सिस्टम का हिस्सा हैं और आप भी वही सब कुछ कर रहे हैं, तो आप इसको किस तरह से क्लेम करते हैं कि आप उसको चेंज नहीं, आप वही करेंगे, सब कुछ नहीं कर रहे। कि आप उसको जो है वो चेंज करेंगे। दिस इज़ व्हाट ये से ना कि इवेंचुअली यू आर फोर्स ना, कि आपने किसी जगह ब्राइब करना है, किसी जगह कोई सिफारिश चलानी है, कुछ ना कुछ आपने करना है। और लेकिन उसमें मेरा स्टांस भी यही था कि आप सिस्टम से बाहर रह के तो जो आप थोड़ा सा कर रहे हैं वो भी नहीं कर सकते। वो भी नहीं होगा। तो ये प्रॉब्लम आती है। अब जैसे अगर कोई चीज लेवरेज करनी पड़ती है, वो मैं कभी खुद नहीं करती, कभी नहीं करती, बिकॉज मैं नहीं कर सकती, राइट? But then you have people who are working with you who can push things through. But दूसरा ये है कि जो as long as आपका ethical framework सही है, as long as आप कोई गलत काम नहीं कर रहे, कोई गलत चीज नहीं कर रहे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, आप अपने आप को तो यही कहते हैं ना कि ये मेरा एथिकल फ्रेमवर्क है, इससे बाहर मैं कोई चीज नहीं करूंगी, मैं कोई ऐसी चीज नहीं करूंगी जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे, जस्ट टू गेट माई वर्क अक्रॉस, या किसी के ऊपर पांव रख के आप कहीं चढ़ जाएं, तो वो फिर आप चढ़े नहीं रहेंगे, वो गिरेंगे आप इवेंचुअली। फिलहाल तो लगता है कि बहुत अच्छा है, बट जो और दूसरा ये कि जो लीगल काम है, जो जायज तरीके से होना चाहिए, अगर उसको वो नहीं हो रहा है तो देन यू हैव टू पुश इट थ्रू। अच्छा तायरा, बेसिकली होता भी है, मुझे याद है कि मैं जब खुद मैंने काम करना शुरू किया और मैंने एक पार्टी ज्वाइन की विच वर वेरी इनकलाबी टू, कि हम जो है बस तब्दीली लेके आनी है, और बड़ी एक उस वक्त होती है कि कम्युनिस्ट अप्रोच है, बड़े जज्बाती होके आप चलते हैं कि इक्वल राइट्स होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। और जिस तरह आपने अपना बताया, तो हाउ देन आई मीन कि वो फिर फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह से आई, किस तरह खुद को चेंज किया, हाउ डिड यू कन्विंस योर सेल्फ कि मुझे इस काम के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे डिसऑनेस्ट होना पड़ेगा? डिसऑनेस्ट नहीं कह सकते ये तो तुमने बड़ा लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, डिसऑनेस्ट वाला। नहीं, डिसऑनेस्ट नहीं, मैं जो बात कर रही हूँ ना, वो जो यू हैव टू ग्रीस द व्हील्स टू कीप थिंग्स मूविंग, राइट? इसमें कोई हम हाई लेवल करप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम 100 रुपए कागज निकालने के लिए चाय पिला दी, समोसा खिला दिया टाइप सिचुएशन वो की हम बात तो कर कहते रहे हैं कि वो फाइल को पहिए लगाने पड़ते हाँ, हैं। तो वो इट्स लाइक अनफॉर्चुनेटली अगर आप नहीं करते तो नहीं होता है। तो फिर आप अपने आप को कहते हो अच्छा ये चीज जो है ये मेरा बुनियादी हक है, विद इन द लीगल फ्रेमवर्क ये चीज मुझे मिलनी चाहिए, जैसे ये मेरा कागज है, ये मुझे मिलना चाहिए। या ये जो चीज है अगर नॉर्मल प्रोसेस हमारे यहाँ चल रहा होता तो ये 5 दिन में मेरा काम हो जाता, यहाँ ये 5 साल लगेंगे, ठीक है ना? तो देन you learn to you know adjust where you need to, because without that adjustment it's not possible for you to work. I mean I refuse to believe, अगर मुझे कोई ये कहता है कि नहीं जी उनको कभी कोई चीज करने की जरूरत नहीं पड़ी है कोई to get things done, and I'm talking about normal things, not even कोई मेजर चीज, अगर आपका राइट आपको जाके अपने कागज ट्रांसफर करवाने हैं, आपको अपनी फलाना चीज करवानी है, अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम्स इतने कोलैप्स कर गए हैं कि चीजें नहीं फंक्शन करती, एंड इट इज अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। यही चीज हम देखते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन कि भाई ये जिन लोगों को हम सर्व करते हैं, जब तक हम इनके हुकूक के लिए आवाज नहीं उठा रहे थे इनकी कोई सुन ही नहीं रहा था, ठीक है ना? इवन दो जो चीज है वो वही है, हुकूक वही है, सिचुएशन वही है, रेजोल्यूशन भी मैं उन चीजों की बात कर रही हूँ जहाँ रेजोल्यूशन मौजूद था, मगर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, एथनिक डिस्क्रिमिनेशन की वजह से और चीजों की वजह से वो चीजें नहीं हो रही थी। मगर जब एक आपको कोई सहारा देके आपकी मदद करता है कोई चीज करने में, तो वो चीज आसान हो जाती है डिपेंडिंग ऑन हु द वॉइस बॉक्सेस। तो वो उस तरह वो चीजें चेंज हुई और हो रही हैं। बट ये है कि हाँ मसाइल हैं, बट
I've never done anything and I will never do anything जिसकी वजह से मैं रात को सो ना सकूं. तो ये है कि I sleep very well. So I mean, whether I can fool myself हाँ into believing कि जो भी है वो हाँ powerful tool है जो भी है. हाँ. So what do you think कि ये सिस्टम, ये सिचुएशन कुछ बेहतर होगी? मुझे तो डिटेरियोरेशन नजर आ रही है और इतनी एपथी है. आई मीन अगर आप देखो ना बहुत बड़ी बड़ी आप सिर्फ फॉर एग्जांपल केसेस ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज देख लो. आप चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर के केसेस देखो. अभी जो ये सारा रिजवाना वाला केस चला है. आई मीन आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये एक्चुअली एजुकेटेड घरों में इस तरह की वायलेंस बच्चों के खिलाफ हो रही है. एक्चुअली ये चीज़ें होती हैं मगर नथिंग कम्स ऑफ इट. तो आपका जो सिस्टम है ना वो अनफॉर्चुनेटली जो लोग गरीब हैं उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता. तो जस्टिस जो है वो गरीबों के लिए नहीं है एट द एंड ऑफ द डे. अब आप देखेंगे जी हमारे यहाँ इतने कवानीन हैं डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ फॉर एग्जांपल, मगर कितनी खवातीन जाती हैं टू एक्सेस दैट रिलीफ? नहीं जाती. क्यों? कल्चरल बैरियर्स हैं. ट्रस्ट भी नहीं है. ट्रस्ट नहीं है सिस्टम पे. स्टिग्मा है. सोशल बैरियर्स हैं. तो वो जो कंडीशनिंग है आपकी वो आपको इजाजत नहीं देती है टू इवन टेक द राइट्स दैट आर गिवन टू यू. आप कहेंगे हाँ जी किताबों में तो लिखा है मगर क्या मुझे मिलेगा? मुझे पता नहीं कितने धक्के खाने पड़ेंगे. पता नहीं अगर मैं ये रिपोर्ट कराती हूँ तो मेरे साथ क्या रवैया होगा. तो दीज आर ऑल क्वेश्चंस एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल जस्ट लेट थिंग्स गो बिकॉज दे डोंट हैव द स्ट्रेंथ और दी एनर्जी टू कॉम्बैट द सिस्टम. यही मसला आता है ना. कुछ लोग होते हैं जो करते हैं और जो बहुत बहादुर होते हैं और ये चीजें अपने अपने मसाइल आगे लेके चलते हैं. मगर वो लोग आपके क्या 100 में से 5 होंगे, 10 होंगे इफ इवन. तो नहीं होता. आप कहते हो कि यार बेहतर है कि आप लेट मी मूव ऑन विद लाइफ. तो ये है चैलेंज. नहीं तो वो जो ट्रस्ट है, देखिए ना, अब मसला ये है कि जब सिस्टम पे ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, अगर मेरे साथ कोई ज़्यादती हुई हो रही है या स्पेसिफिकली जिस तरह आपने कहा कि जो गरीब है उसके लिए इंसाफ नहीं है, तो वो तो यही समझेगा ना कि मतलब मुझे वहां से वो जस्टिस मिलेगा ही नहीं, चाहे वो डोमेस्टिक लॉ जो डोमेस्टिक वायलेंस हो चाहे कुछ और हो, कोई भी कानून है, तो वो तो कहेगा कि यार ये तो मेरे साथ उल्टा होगा, तो वो तो जाएगा नहीं. तो इस तरह से तो मेरा ख्याल है कि सिस्टम के साथ ये पूरा जो माइंडसेट है उसको भी शायद चेंज करने की जरूरत है. बेजारी है ना. अब मैं जो हूँ फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम समबडी हु इज इन एन अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी, मैं ये फिक्र करूँ कि मैं अपने बच्चों के पास खाना कैसे लाऊंगी शाम तक, या मैं ये जाके जंग लड़ूं. ये जंग, उसूलों की जंग लड़ने के लिए वक्त भी चाहिए होता है, रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं, और आपको एक रिलेंटलेस, बिकॉज वो एंडलेस चीज होती है. आई मीन बहुत सी चीजें हैं ऐसी जिससे हमने डील किया है जो मुश्किल केस हुए हैं, मगर पीपल हैव गिवन अप बिकॉज इवन दो आप शुरू में कहते हैं जोश में कि नहीं मुझे ये रेजोल्यूशन चाहिए, ये मेरा हक है, चाहे कुछ भी हो जाएगा मैं इसके लिए लड़ूंगी, मगर आप एक स्टेज पे आके थक जाते हो और वो आपको सिस्टम थका रहा है. ठीक है ना. अदरवाइज आप अगर कुछ चीजें बेहतर होती तो शायद ज्यादा लोग जो हैं वो वुड टेक द रिकॉर्स टुवर्ड्स दैट, मगर नहीं होता. और आपको कोई भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन को अगर जिसको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अगर उस चीज को हाईलाइट करना है, उसको आगे लेके जाना है, आपको पूरी एक ट्राइब चाहिए ऑफ सपोर्ट आपके पीछे. उसके बगैर विदाउट दोज वॉइसेस आप खो जाते हो. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट पाकिस्तान राइट नाउ? I love my country. I love my country. I bleed green, which I do. But I am, hopeless is not the right word, because अगर आप hopeless होते तो आप काम ही करना छोड़ देते. आप hopeless नहीं है, मगर आप frustrated भी नहीं रहे बिकॉज आप थक गए हैं फ्रस्ट्रेट हो. मगर ये है कि मुझे उम्मीद किसी चीज की चेंज होने की नजर नहीं आ रही है. इस सिनारियो में आप अपने आप को यही कह सकते हैं कि यार मेरे पास, मेरी जो है वही जो पहले हम बात कर रहे थे, मेरी गुंजाइश इस हद तक है, मैं ये कर सकती हूँ, और जो मैं कर सकती हूँ मैं वो तो करूँ ना, वो तो मुझ पे लाजिम है कि मैं वो करूँ. फिर दूसरी चीज ये होती है कि कभी कभार बात होती है तो लोग कहते हैं काश हम ये कर सकते, काश हम वो कर सकते. तो उस चीज का ये है कि हर इंसान का काम नहीं है ये. ठीक है ना. वी ऑल कम विद डिफरेंट रोल्स दैट हैव
if you believe in destiny preordained for us, right? हम्म हम वो फुलफिल कर रहे हैं। मैं वो काम जो मैं आज कर रही हूँ वो नहीं कर पाती अगर मेरे पीछे वो लोग ना होते दैट बिलीव इन माय वर्क, ठीक है? एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिर्फ वो लोग जो फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, हम्म वो लोग जो आपको अपलिफ्ट करते हैं, वो लोग जो आप में यकीन रखते हैं, हम्म वो लोग जो छोटी-छोटी तरीके से आपकी चीज़ों को कंट्रीब्यूट करते हैं, हम्म वो किताबें जो हमें डोनेट होती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, वो कागज़ जो हमें दिए जाते हैं, दे ऑल एड्स अप ना। हम्म So to say that our contribution is only this much is untrue because as a whole, we are all working as a whole. हम्म So you are always a resource for somebody in some way or the other. और कुछ नहीं तो अपने आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं आप उसी को इम्पैक्ट कर लेते हैं, वो आपका कंट्रीब्यूशन है, वो आपके लिए वही चीज लिखी थी कि आपने ये करना है, ठीक है ना? तो वो आप करते हो। हम्म तो the work that I do or the work that other people do, it's everybody is not meant to do it, and हम्म I think that's therein, you know, it's not ke I respect other people who do work, but it's that's what they were meant to do. I mean, हम्म that was their calling. तो कभी अभी अब बात हो रही थी होपलेस के ऊपर, तो कभी ऐसा हुआ कि किसी लम्हे इन 20 सालों में या इस सारी जर्नी में आपको लगा कि नहीं बड़ा मुश्किल हो रहा गिव अप करना नहीं होता है। गिव अप करना मेरे उसमें नहीं है, फितरत में नहीं है, है? हाँ because I'm not setting the stage to be this, right? I'm not setting a huge stage. I'm saying this is ये मेरी दुनिया है और इसमें जो कुछ मैं कर सकती हूँ मैं करूँगी। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों को देखते हैं जो आपके साथ हैं या जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, जिनके साथ मेरा ताल्लुक़ है, काम तो मैं उसको नहीं कहूँगी, जो हमारी रिलेशनशिप है, तो ये सवाल मेरे अंदर बहुत दफ़ा आता है कि ये चीज़ तो हो रही है तब्दील इनकी बट इन रियलिटी इनकी ज़िंदगी तब्दील तो नहीं हो रही ना। Will it add up to something changing? I don't know. We really don't know. I mean ये कॉन्वर्सेशन अभी थोड़े अरसे पहले हम एक मैरिज राइट्स पे अवेयरनेस वर्कशॉप कर रहे थे विद इन द कम्युनिटी, तो वो काफ़ी सारी वर्कशॉप्स हुई और जो ख़वातीन थी उसमें दे वर यंग वुमेन मोस्टली, तो उनके साथ हुई और उनको आगाही देने के लिए कि भाई आपके निकाहनामे में क्या राइट्स होते हैं, आपके कानून आपको क्या हुकूक देता है, बट ऑन द सेटिंग के हमें पता है कि तुम शायद ये चीज़ें एक्सेस ना कर सको, बट तुम्हें नॉलेज तो होनी चाहिए ना। अगर मैं बोल रही हूँ कि ये 6 चीज़ें जो आपका हक है, उसमें से आपको एक भी मिल जाए, एंड आई नो आई मीन पीपल कैन क्रिटिसाइज एंड से कि ये तो बड़ा डिफीटेड एटीट्यूड है, आपको तो पूरे 6 के 6 हक मिलने चाहिए, हुकूक मिलने चाहिए, मगर उस रियलिटी में देखें ना, उस रियलिटी में देखें जहाँ ये लोग एग्जिस्ट करते हैं, उनकी क्या रियलिटी है। कल अगर उनके बाद वाली जनरेशन उस अवेयरनेस से बेनिफिट करती है जो उन्हें आज मिली है, तो आई थिंक यू नो दैट्स बैड। इट इज नॉट अ शॉर्ट टर्म थिंग। जो भी चीज़ है ये लॉन्ग टर्म चीज़ है, ये इस जनरेशन के बाद में इम्पैक्ट करेगी। जो आपकी चेंज आता है इन बिहेवियर, इन चेंज आता है इन माइंडसेट, वो ये नहीं है कि आज मैंने जो है लीगल राइट्स की अवेयरनेस की वर्कशॉप की है तो कल जो है सारी लड़कियां जो है उन्हें हक तलाक मिलेगा अपने निकाहनामे में। इट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, एंड यू डोंट वांट टू रॉक द बोट इन टर्म्स ऑफ you don't want them to suffer more than they need to suffer. So there is also that part of it that goes along with it कि भाई उस चीज़ पे आवाज़ उठाओ जो तुम्हारे लिए ज़रूरी हो। एक चीज़ उठा लो, 2 चीज़ें उठा लो, उसको पॉइंट बनाओ, झगड़ो नहीं, उसको पॉइंट बनाओ और कहो ये हुकूक है हमारे। And I think that is it's not about, yes I understand fighting the system, I understand, but the kind of realities that these children exist in, they will be shut down from even having the freedom that they do if they take a stand that takes it on to the next level. Then they'll be isolated with no family. तो ये तो नहीं है ना ऑब्जेक्टिव आपका। आपका ऑब्जेक्टिव ये कि चीज़ें बदलें। अगर वो बच्चे जो हमारे पास शुरू में आए थे, जो पहली दफ़ा जब हमने खेल के दरवाजे खोले थे, तो मैं अपने बच्चों को साथ लेके गई थी।
तो वहाँ स्टैम्पीड हो गया था बिकॉज जो बाहर से बच्चे अंदर आ रहे थे, दरवाजे खुले हुए थे, खेल की प्रेमिसेस तो देखी आपने, वो स्टैम्पीड हो गया, लोग नीचे कुचले, बच्चे कुचले जा रहे थे बिकॉज सब एकदम भाग के आए. माई किड्स वर लाइक यू आर मैड, ठीक है, वी आर नेवर कमिंग हियर अगेन, व्हाट इज रॉन्ग विद यू, व्हाई डिड यू ब्रिंग अस हियर टू गेट अस किल्ड, राइट? आई मीन आई वाज लाइक नहीं 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 नहीं, ये सब बदलेगा, ये सब बदलेगा, तुम देखना. लाइक व्हाट काइंड ऑफ अ पाइप ड्रीम इज दैट? इट्स नॉट गोइंग टू चेंज. बट वो बदला ना, मगर बहुत वक्त के साथ इट बदला, टुक टाइम, बहुत वक्त के साथ बदला. आज अगर आप खेल के प्रेमिसेस पे आते हो तो जो बिहेवियर आपको वहां मिलेगा, जो हॉस्पिटैलिटी मिलेगी, इट्स समथिंग दैट आई एम प्राउड ऑफ. बट इसमें जो इंटरेस्टिंग लिंक है ना, वो जब आप बात कर रहे हो ऑफ चेंजिंग थिंग्स, आप घर पे जाओ, जो पेरेंट नहीं अंडरस्टैंड करता था, जो नहीं, जिसको परवाह नहीं थी कि बच्चा वहां आए ना आए, वो ये कहता है कि इस तरबियत की वजह से घर का माहौल चेंज हुआ है. वाह. ठीक है. सो योर टारगेट पॉपुलेशन इज द यंग पीपल, इट्स नॉट द ओल्ड वंस. You can't undo somebody's mindset who's 65, who's 55. Very difficult. You can't change my mindset, for example, now. Very difficult. But how I deal with things changes because of what my children bring home. Right? बहुत सी चीजें हैं जो हम सोचते थे कि यार ये क्या है, बट आप अंडरस्टैंड उनको करते हो. तो ये बच्चे जब घर गए हैं, जब एक इन्होंने बात की है कि भाई गालियां नहीं देनी चाहिए, एक दूसरे को मारना नहीं चाहिए, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तो ये चीज जो है घर जाके घर में तब्दील, बिकॉज पेरेंट्स के साथ बिहेवियर चेंज हुआ है. जहां वो अग्रेसिव थे, जहां वो लड़ते थे, जहां वो बदतमीजी करते थे, उसकी गुंजाइश अब नहीं है, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट चैलेंज. बट हैविंग सेड दैट, फिर मैं सोचती हूँ यार, आप इन बच्चों को आप सिखा रहे हो कभी किसी को ना मारो, कभी किसी को ना मारो, कभी, और ये बाहर निकलते हैं, जब इनको 2 थप्पड़ पड़ते हैं तो क्या होगा? You know, I mean, like there are that so many becomes, things. Yeah, yes. That's the question I ask myself. And then I'm like, हाँ, मगर human instinct तो होती है to fight for yourself. यानी कि मुझे भी कोई पकड़ के 2 थप्पड़ मारेगा तो मैं वापस तो लड़ूंगी, resistance भागूंगी तो नहीं. तो then that gives you that comfort. But having said that, there is that you do fear कि यार now what? You know, ये दे दिया, ये हो गया, ये सीख गए, यूं evolve हो गए, now what? Because the reality and circumstances around them are not changing. They're not. So how do they fit into that picture now? हाँ, तो वो मुश्किल होता So होगा. it's a scary thought, you know. Because they got that awareness, they are more self-aware now. More self-aware and more aware of their surroundings. तो उनके लिए उस सराउंडिंग में सर्वाइव करना ज़्यादा चैलेंजिंग है. चैलेंजिंग हो जाता है. How do you navigate that space? So, लेकिन फिर वो उससे निकलने की कोशिश करते हैं. नहीं, of course. I mean, adjust. I mean, everybody is well adjusted, and they know the balance. But फिर भी वो है तो चीज ना, exist तो करती है. अच्छा, मैं आपको देखता हूँ ना, तो मुझे जो है ना, वो एक सवाल जो हमारा काफ़ी स्पेसिफिकली जो हम सोचने वाले जो लोग हैं और जो थिंकर्स हैं कि यार मीनिंगलेस है लाइफ ना, काफ़ी एम्प्टीनेस है, काफ़ी खालीपन है, या आई मीन कि एक अक्सर होता है कि बैठे गुफ्तगू हुई कि एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस चल रहा है. ठीक है. सो द थिंग इज कि आपको देख के लगता है कि इट्स सो मीनिंगफुल, कि देयर इज दिस मीनिंग इन लाइफ, द वर्क यू आर डूइंग इट हैज सम मीनिंग. तो हमारे यहाँ तो इतना कुछ करने वाला है, इतना कुछ बदलने वाला है, इतना कुछ होने वाला है, but still we are looking for meaning in life. Because we are not finding our anchor ना. I mean, हम rudderless हैं, right? कोई भी anchor मिल जाए, and it doesn't have to be this, it can be anything. You find your anchor, your life will not be meaningless. वो पहले तो अपने आप को तो बंदा समझने की कोशिश करे ना, खुद को पहचानने. अभी हम लोग एक, खैर वो मुझे फिर चप्पल पड़ेंगे, बट एक जगह में गई थी, वहाँ एक खातून बच्चों को कह रही थी कि by the time you're 16 you should know 35% of yourself, and I was like looking at her face and thinking, oh, I don't know 35% of myself. I mean, you're always evolving. Yeah, right? You are. I mean, I'm not who I was when I was 15, I'm not who I was when I was 25. ठीक है, आपकी कोर शायद वैल्यूज वही रहते हो, मगर आप बदल जाते हो. And you didn't know you are going to become this. Yeah.
तो फिर ये जो प्रेशर होता है सारा। बहुत प्रेशर है भाई बच्चों पे, नहीं होना चाहिए। हाँ, आई थिंक थोड़ी सी रूम फॉर एवोल्यूशन होनी चाहिए। यानी कि इतने बड़े बड़े जिंदगी के फैसले आप 18 साल में कर लें, भाई कैसे कर लें, कैसे कर लें? और आप नहीं, आप आई मीन आप एक लहर के साथ चलते जाते चलते चीजें आपके पास आती हैं। इट्स अबाउट सर्कमस्टांसेस, इट्स अबाउट अपॉर्चुनिटीज, इट्स अबाउट हार्ट एक, इट्स अबाउट ट्रॉमा, इट्स अबाउट हैप्पीनेस। आई मीन वो सारी चीजें मिल के आपके लिए, और आपको नहीं पता है व्हाट्स वेटिंग अराउंड द कॉर्नर फॉर यू। तुम जब से पैदा हुए थे तुम्हें पता था तुम्हें डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनानी है? नहीं पता था। हाँ, आई कब थिंक पता चला? अब मैं आपका इंटरव्यू कर रही कब पता चला आपको? आई थिंक इट्स स्टिल इन्वॉल्व। इवन जैसे मुझे अभी ये नहीं पता था कि आई एम गोइंग टू सिट इन फ्रंट ऑफ कैमरा। आई ऑलवेज हाँ। लव्ड कि मुझे कैमरे के पीछे रहना है और मुझे जो है ये कहानियां सुननी है, बतानी है। बट आई लव आई मीन के हैविंग दीज कन्वर्सेशंस, और मुझे अच्छा लगता है। सो आई एम इन फ्रंट ऑफ कैमरा नाउ, कि मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूँ और मुझे इसको सुनना, ये बात करना, मैं इसको जो है वो एंजॉय करता हूँ। तो यू कीप इवॉल्विंग। सो देयर वाज दिस मी के जो कहता था कि नहीं, कैमरे के हाँ। पीछे रहना है, एंड नाउ देयर इज नहीं दिस नहीं, मी। मुझे कभी आप हाँ, बोलते कि आप कैमरे के समय गए, मुझे तस्वीरें भी नहीं चाहिए। आई स्वेयर आई वाज लाइक, आई एम वन ऑफ दोस पीपल जिसको मुझे तस्वीर नहीं चाहिए, मुझे किसी के सामने बोलना नहीं है। मेरा काम बोल रहा है ना, हाँ, मुझे बोलने की क्या जरूरत है? हम्म, काम बोल रहा है। हम्म। बट अनफॉर्चुनेटली आपको बोलना पड़ता है, एंड देन सो यू हाउ लर्न। इम्पोर्टेंट इज दिस प्रोजेक्शन, और ये कितना। देखो इट्स, पता नहीं, प्रोजेक्शन भी जो है आप एक फ्रेमवर्क में करते हो, राइट? हम्म, एक तो एनी प्रोजेक्शन दैट इज प्री मैच्योर इज डेट्रीमेंटल। हम्म, अगर तुम देखोगे तो इम्कान की चीजें जो हैं वो बिल्कुल कंप्लीटली अंडर द ग्रिड थी। भाई जब हम खुद ही कंसोलिडेट नहीं कर पाए हैं, हम्म, जब हम अपना काम खुद समझने की कोशिश करें, तो हम कौन होते कहने वाले हम ये कर रहे हैं, हम्म, राइट? या एक्स वाई जेड चीज कर रहे हैं। हम्म, तो वो देन एक टाइम आता है where you feel confident of your work, where you हम्म। feel okay, now is the time to put it out. Even to date I don't think we put it out in the way that It should be. that work is put out. हम्म, I mean एक हमारी वो बड़ी क्लियरली, आई मीन ये भी एक अलग बहस है, बड़ी लंबी बात हो सकती है इस पे। ये जो यूज ऑफ इमेजेस होती है इन इन ह्यूमैनिटेरियन वर्क, इन चैरिटी वर्क, एंड अगर आप देखोगे तो हमारी जो इमकान की सोशल मीडिया फॉर एग्जांपल, तुम्हें कहीं भी कोई डेस्टिट्यूट मिजरेबल तस्वीर नहीं मिलेगी। तो मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। अगर मैं अपने बच्चों की डिग्निटी के लिए काम कर रही हूँ, तो मैं उनकी गुर्बत या उनकी मुश्किलात को हाईलाइट करके मुझे इनके लिए फंडिंग नहीं चाहिए। अगर इनकी जो चीज़ें तब्दील हो रही हैं, उसकी खुशी वाली इमेजेस देख के कोई इसको सपोर्ट करने को तैयार है, तो वेल एंड गुड। हम्म, एक एग्जांपल ये है। दूसरा एग्जांपल ये है कि आई मीन जहाँ हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं, कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि भई हमारे यहाँ एक तो तुम रियली मुझे मरवाओगे। हमारे यहाँ एक खाने पिलाने का बहुत रिवाज है, कि भई लोगों को खाना खिला दो। बच्चे जो हैं वो बैकवर्ड गरीब कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते, खाना दे दो। हम खाना नहीं लेते, हम्म, ठीक है? हम लाइक आपको किताबें देनी है, पेंसिल देने, कागज़ देने, मैंने कहा हर किसी को कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता है, हम्म, भूखे नहीं मर रहे, हम्म, ठीक है ना? तो वो अगर मैं डिग्निटी के बारे में बात कर रही हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट की, तो फिर मैं हैंडआउट क्यों दूँ? हम्म, ठीक है ना? आई मीन इट्स नॉट ऑन। एक बड़े जगह हमें बुलाया, हमें एक इन्विटेशन आया कि आप अपने बच्चों के लेके यहाँ आ जाएँ, कि हम जो हैं अच्छा दूध पीने के बारे में अवेयरनेस कर रहे हैं। और जो ये बच्चे हैं ये अपर क्लास बच्चों के साथ इंटरैक्ट करेंगे। आई वाज़ लाइक हैंग ऑन अ सेकंड। आई सेड वो अच्छा दूध बाद में कौन देगा, वो उस दिन के बाद? पहले तो ये बात बता दें ना, क्या उनके घर हर दिन अच्छा दूध डिलीवर होगा? नहीं जी, वो तो नहीं है ऑब्वियसली, बट एटलीस्ट उन्हें पता तो होगा ना, ताकि वो अपने लिए अच्छी चॉइस, उनकी वो अफोर्ड नहीं कर सकते वो अच्छी चॉइसेस, राइट? हम्म, तो आप बेसिकली क्या चाह रहे हो कि ये बच्चे आएँ, आप तस्वीरें खींचे, हमने जो है गरीब बच्चों को दूध पिलाया, वी गिव देम अ गुड डे ऑफ फन एंड दैट्स इट। हम्म, बट दैट गोज़ अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ माय चिल्ड्रन, राइट? हम्म, इट्स नॉट हैपनिंग। सो एनीथिंग लाइक दैट हम तो आउटराइट मना कर देते हैं। हम्म, अगर कोई कुछ डोनेट भी करना चाहता है फॉर इंस्टेंस, तो मैं कहती हूँ ठीक है आप कर दें, मगर तस्वीरें नहीं मिलेंगी आपको। हम्म, तस्वीरें नहीं देंगे हम हम्म, कि बच्चा जो है ये चीज़ खा रहा है, हम्म, या आप जो है उसके साथ आप लिखे सपोर्टेड बाय, नहीं मिलेंगी। हम्म, हाँ, अगर उसके अलावा आप देना चाहते हो तो बेशक दो। हम्म, हम्म, एंड
सो इनवेरिएबली नहीं देना चाहते, बट कुछ हैं जो देना चाहते हैं, बट वही बात है ना कि आप यू हैव टू रिस्पेक्ट द पीपल दैट यू आर वर्किंग फॉर। उनकी डिग्निटी को रिस्पेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज व्हाट वी सी ना, वी कॉल इट, आई मीन के पॉवर्टी पोर्न, यू नो, कि अगर हम उसको देखें किस तरह से आप पॉवर्टी को जो है वो आप सेल करते हो। और क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक इस इंडस्ट्री से है एंड वी कीप मेकिंग दिस कमीशन डॉक्यूमेंट्रीज, तो उसके अंदर क्या होता है जी, मोस्ट ऑफ द टाइम के बिफोर आफ्टर के पहले कितनी गुर्बत थी, क्या कुछ था, ये प्रोजेक्ट आया, इसने ये किया, और उसके बाद जो है वो ज़िंदगी बदल गई। तो हम खुद जो है वो उस मतलब एज एन फिल्म मेकर मैं इस क्राइसिस से गुजर रहा होता हूँ कि व्हाट द हेल आई एम अप टू, हाँ बिल्कुल, ये क्या हो रहा है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि ग्राउंड पे कोई काम नहीं होता। जिस तरह मैंने आपका इम्कान का काम ग्राउंड पे देखा, उसको विटनेस किया, और जिस तरह कम्युनिटी का रिस्पांस देखा, तो आई मीन दिस इज़ लाइक रिमार्केबल। बहुत कम होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट्स जो हैं इतना सक्सेसफुली जो है वो चल रहे हों। लेकिन ये क्रिटिक तो आता है अक्सर नॉन फॉर प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर, कि बस वो तो फंड्स आ रहे हैं, मीटिंग्स हुई, सेमिनार हुआ, कॉन्फ्रेंस हुई, और उसके बाद ख़त्म हो गया। देखो नॉट फॉर प्रॉफिट का जो तुम्हारा लैंडस्केप है ना, वो आसान लैंडस्केप अदरवाइज नहीं है। फॉर पीपल दैट रियली वांट टू डू वर्क, इट्स नॉट इजी जनरेटिंग मनी, इट्स नॉट इजी कीपिंग थिंग्स रनिंग। आप हमेशा जो है किसी ना किसी मुसीबत में फंसे हुए होते हैं। मगर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशनल फिलॉसफी है ना, दैट नीड्स टू बी वेरी क्लियर कि भाई, और हमारी बहुत क्लियर है कि भाई ये हम अपने इन बच्चों को, अगर तुम देखो हम लोग सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, ठीक है, जो यंग लोग नशे में नशे के प्रॉब्लम होते हैं, और अब आई नीड टू प्रोजेक्ट माय वर्क। तुम देखोगे कि कोई भी तस्वीर अगर मैंने शेयर की है किसी सेशन की जिसमें सब्सटेंस यूज वाले लोग नौजवान मौजूद हैं, it's either from the back where you cannot see anybody's face, or I blur out their faces. Because that's their dignity, right? Who am I to put their inside reality out for the world to see? It's not in my place. I can't do it. तो ये चीजें जो हैं इनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। वरना जी आप ड्रग एडिक्शन क्लाइंट से डील कर रहे हैं, लगाएं तस्वीर, but is that right? So these are moral questions that you have to ask yourself, and I think it goes down to what your own framework is, and then what your own framework is, because I'm not going to live forever, and I hope Imkan lives forever, becomes institutional memory. Then the institution has a memory of its own, which says कि okay, these are things that हमें पता ही ये acceptable नहीं है. And core you go down to dignity. Dignity of the people you serve, dignity of the children you work with, dignity of the people that work with you, for you. That's key. वो अगर हो जाए ना तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। तो डू यू फील कि बस कुछ आती है सेटिस्फेक्शन कि हाँ मैंने कुछ कर लिया? वैसे तो यू आर सो एम्बिशियस कि मुझे अभी ये भी करना है, बिल्कुल भी ये भी करना है। एम्बिशियस तो नहीं हूँ। इट्स गुड बीइंग एम्बिशियस। अभी हमारी एम्बिशियस नहीं। हाँ, एम्बिशन के लिए एक ड्राइव चाहिए कि वो मुझ में नहीं है। You have that drive. You have that drive. You see, it's very, I don't know how to explain it. It's not a ambitious drive. It's not because it's not about me, right? It's not about कि मुझे ये मिल जाना चाहिए, अगर मैं ये काम करूंगी तो मुझे ये अवार्ड मिल जाएगा या ये. It is about the work. It is about whatever I can do, right? So it's not a personal ambition. It's not कि I need to be here. It's about this needs to be done. Can we do it? This needs to be done as an organization. Can we do it or not? So वो है, and at times I think जैसे आप ग्रो करते हैं एज एन इदारा, बड़ा आसान होता है जब आप एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं, फिर आप बढ़ जाते हैं ना इन डिफरेंट डायरेक्शंस, फिर आप सोच रहे होते हैं कि ओके व्हाट नीड्स मोर ऑफ मी, हु, वेयर, एंड देन दैट्स द चैलेंज as to how you weigh that and how you balance it out, because there are times that you cannot be there, right? I mean, for example, आज तक जितने जिम्नास्टिक्स के कंपटीशन हुए हैं, शायद एक के अलावा कोई ऐसा नहीं है जिसपे मैं नहीं गई हूँ पर्सनली सुबह से शाम तक. बट
is that long term sustainable? क्या मैं सारी अगले 10 साल भी जाती रह सकूंगी या नहीं? नहीं Right? I mean, there will be other things, there will be pressing issues, and that's where you know. So इस चीज से मुझे डर भी लगता है, because जब आप इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो मैं बहुत इस चीज के खिलाफ हूँ कि इंस्टीट्यूशन जो है शुड बिकम पर्सन सेंट्रिक. तो मैं इस चीज के बहुत खिलाफ हूँ दैट इंस्टीट्यूशन शुड बिकम पर्सन सेंट्रिक, because the institution has to be systems that work without you. But then वो essence कहीं से आए ना, and then वो essence जब आ जाती है तो क्या आपका successor कौन है, कौन lead करेगा, कौन जाएगा? I mean, I don't have the same kind of energy I did 15 years ago. Of course. I mean, you know, but I do have it, but I don't have it. That's what I was saying, कि you have this, you look ambitious and this is very good, and this is like, ये हमारे लिए भी इंस्पिरेशन है जब वी लुक एट योर वर्क एंड वी लुक एट योर एनर्जी के जिस तरह से आप काम कर रही हैं और पूरा पूरा दिन उधर कंपटीशन में गुजारना. सो दिस इज समथिंग के वी रियली एडमायर कि वो जिस तरह से कर रहे हैं. इट बिकम्स एन इशू ऑफ कि ये करना है. व्हेन यू मेड अ कमिटमेंट देन यू हैव टू फुलफिल इट. सो व्हाट आर द लेसन लर्न्ड लाइक ड्यूरिंग दिस 20 years, या वैसे बताएं इन लाइफ. लाइक एक तो मैंने सीखा आपसे इस कन्वर्सेशन में कि यू हैव टू डिटैच योरसेल्फ. यस, यू हैव टू. थोड़ा सा आपको नहीं, वरना तो आप टूट जाए. अगर वो चीज आप अपने साथ हर दिन घर लेके जाएं, वो तकलीफ, तो फिर आपका घर भी तबाह हो जाएगा. यू नो, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बैलेंस इट. एक चीज बहुत मुझे जो गिल्ट जो होती है ना, गिल्ट की बात हम लोग कर रहे थे, मैं कहती हूँ गिल्ट कोई होती नहीं है. I mean, for example, doing anything good for yourself. I mean, मैं नहीं कर सकती, मैं आज तक नहीं कर सकती, ठीक है? Because I'm like, how do I justify this? How can I do this? It's gotten better, but if I go back 5 years, 8 years, it was impossible for me to even go and buy clothes. I was like, ये मैं कैसे justify करूँ? ये मैं किस तरह करूँ? इससे तो किसी के घर में इतने दफा का खाना आ सकता है, you know? So that battle within yourself. And then you have to learn that if you're not good to yourself, you're completely useless to be able to do anything for anyone. तो फिर वो आप उसको बैलेंस करके कहीं, you know, and then I used to do it with my kids. Why do you want this? ये तो नहीं, तुम्हें पता है इसमें इतने बच्चे खाना खा सकते हैं. And then I'm like, why am I doing this to my kids? ठीक है, they've got the values, right? But why am I actively, and it's a battle, why am I actively depriving them of something they can have because somebody else can't have it, right? So is it really a healthy existence? Is this the right way to go? But my conscience doesn't allow it. गाड़ी खरीदूंगी तो हमेशा सेकंड हैंड खरीदूंगी, थकी हुई उसको फिर सही कराती रहूंगी सारी जिंदगी. तो वो which has changed now. How ये कैसे चेंज हुआ? वो बच्चों की वजह से चेंज हुआ. I had to, you know, I'm like, okay, I'm 51 almost. कुछ comfort तो होनी चाहिए ना जिंदगी में. जब I work hard enough, I can afford X comfort. Why am I depriving myself of it? And does that really help me to, you know, does it really help me in my productivity to be depriving myself of any comfort? तो you know, I mean, मेरे बच्चों से पूछो, एसी नहीं चला सकते? तो मैं पता है बिजली का बिल, एसी नहीं. बेचारे वो सालों जो है मेरे साथ कमरे में सोए हैं because एक ही एसी चलेगा घर में, right? So I mean, and they're in their teens. Well, one is almost an adult, and it's and then I think back and I'm like, was my upbringing here all right, or was I unjust? Was I bit too harsh? Is this their battle? It's not. It's my crisis, right? It's not theirs. So why am I projecting it onto them? तो वो बहुत back and forth के बाद वो कहीं कुछ reconcile हुआ है, कहीं कुछ. नहीं, लेकिन this guilt is there ना, मतलब so I work in communities as well, और बड़ा मुश्किल होता है कि जब आप देखते हैं कि पीने का साफ पानी नहीं है. बिल्कुल. एंड देयर आर दिस टाइम्स कि जब अब मैं कम्युनिटी में काम कर रहा हूँ तो अक्सर उधर ही बाहर चारपाइयों पे सो गए. और वो पानी लेके आए हैं और आपको दिख रहा है कि ये कितना गंदा पानी है, बट यू हैव टू ड्रिंक. या एब्सोल्युटली. No, there is no room for नखरा. हाँ, there is no room for नखरा at all. लेकिन
फिर उसके बाद जब हम वहाँ से निकलते हैं और जो है वो ब्रांडेड पानी की बॉटल्स लेते हैं और किसी अच्छे होटल की तलाश में होते हैं, मीलों का सफ़र तय करके कि यार हमने हाइजीनिक खाना, अच्छा खाना खाना है, तो ये भी तो एक क्राइसिस है। बिल्कुल एक क्राइसिस, और बहुत बड़ा क्राइसिस है, बहुत बड़ा क्राइसिस। और जब इमीडिएटली निकलते हो ना तो और ज्यादा वो होता है, हाँ। थोड़ा वक्त लगता है टू, बट यू सी, आई मीन that's an individual thing. Everybody deals with it differently. Everybody justifies what they do differently. There's no correct formula for it, right? It's a very personal thing. But ये है, और हो गया, I mean, कर रहे हैं आज भी struggle कर रहे हैं with that. So eventually you have some guilt. I don't know. No, I didn't have guilt because I deprived myself. You accept it. So eventually But हाँ, नहीं होता है, हाँ, हाँ। मुश्किल होता है। और मेरा ख्याल है कि ये शायद इट्स विद अस, ये एक अपनी आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि किस तरह से होती है। पैरेलल एक दोनों रियलिटीज हैं, उनको I mean, you've got it spot on. हाँ, दोनों रियलिटी, हाँ, उसको लेके चलना और उनको दोनों को साथ लेके चलना है। हाँ, दोनों को साथ। And therein lies your crisis. तो कभी सोचा नहीं कि बस निकले? मैंने देखा, मतलब इतने लोग जो कि काफी एक्टिव थे सोशली, और एक्टिविज्म और काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट दे गिव अप एंड दे लेफ्ट, दे वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस कंट्री। नहीं, आई डोंट नो, नो। आई मीन ये जरूर होता है कि अच्छा यार अगर 3-4 महीने ना हो तो शायद शायद you'll feel better. But I also feel that when you pull, you know, if I don't know what would happen if I pull myself out of this. You know, I don't know how I would feel. Maybe I'll be perfectly happy. I don't know. But when your entire identity and your being is defined by this, right? It's not just a layer of your personality, it is majority of who you are. तो उस सिनारियो में आप किस तरह उसको वो करते हैं, ठीक है ना? आई मीन यहाँ से मैं कहाँ जाऊंगी? आई मीन मैं, you might be interviewing me 10 years from now sitting somewhere, but I mean, I actually am one of those really patriotic people, you know. I'm so patriotic you can't imagine. My children make fun of me. They're like, if we cut you, you'll have green blood, literally. मैं नेशनल एंथम पे रोती हूँ, मैं 14 अगस्त पे रोती हूँ, मैं everything. I mean, it's just like there's actually times that I drive and I'm crying, my country, you know, that kind of scenario. So in that kind of a way, I don't know, my identity is very much linked to my country. I mean, I don't know what to do about it. It's वही वाली parallel universe की बात होगी कि मैं, I don't know. Being this patriotic और जो मुल्क से मोहब्बत है और क्राइंग माई कंट्री और ये सब कुछ, तो इसके बाद जब समटाइम्स इस तरह के आपको जो है वो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि यार आप तो पता नहीं अगेंस्ट द स्टेट काम हो रहा है, स्टेटलेसनेस जो है वो पता नहीं क्या इशू है, आप लोग तो मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं, ये तो नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे हो रहा है, तो ये इसको फिर कैसे डील करती हैं आप? नहीं देखो, इफ आई लुक एट इट, आई मीन बिकॉज हम लोग कभी, अगर जहाँ इमेजेस की बात होती है, मुझे तो नहीं लगता कि हम किसी तरह से भी मुल्क का नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे करते हैं। आप आइडेंटिफाई करते हो कि ये मसला है और इस मसले का ये सोल्यूशन है। इस मसले की एग्जिस्टेंस जो है वो एक कोलैप्स एंड फेलियर ऑफ सिस्टम्स है, ठीक है, जो दुनिया भर में हर मुल्क में एट सम पॉइंट और द अदर होता है। Is it systematic discrimination? Is it? But the comfort we have here is that everything is falling apart. So it's not just this, right? So you can easily blame the system for the situation that we're in. But ये भी हमारे मुल्क की reality है ना. It's not about. It's not a negative image. I really don't believe that this is a negative image. But this is what you believe, na?
So I have to stand by what I believe. No, it doesn't matter what anybody else thinks. नहीं, but it eventually affects you No, it because affects you. It affects your work. It Yeah. affects your work. हाँ. You have more challenges हम्म. when you are dealing with that. But वो ये ना कि एक बिल्कुल blinders वाली बात है ना, जो काम फॉर एग्जांपल हम लोग करते हैं वो ब्लाइंडर्स पहन के करते हैं। अगर हम इधर उधर देखने लगे कौन क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है, किस तरह वो हो रहा है, तो हमें इसकी रियलिटी अच्छी तरह पता है। हम्म. हमें ये मालूम है कि ये चीजें ओवरनाइट नहीं बदलेंगी, हम्म. शायद मेरे लाइफ टाइम में भी ना बदलें, हम्म. ठीक है ना, वी आर वेल अवेयर ऑफ दैट। बट उसका ये मतलब तो नहीं है कि हम कोशिश ना करें। तो इफ देर इज ऑपोजिशन और इफ देर इज क्रिटिसिज्म, इट्स ऑल राइट, it's bound to be there, right? हम्म. But we're still trudging along because this is what we believe in, what I Hmm. believe in, what Hmm. the organization believes. Because this is what happens with me as well. I feel like I am very much patriotic as well. I love my country. और मैं जिस जगह पे अपने कल्चर प्रिजर्वेशन की बात करता हूँ, जिस जगह मैं अपनी कहानियों की बात करता हूँ, मैं वो सब कंफर्ट छोड़ के आया कि नहीं, मुझे ये कहानी सुनानी है क्योंकि मैं इससे लिंक्ड हूँ और मैं इसकी ओनरशिप ले रहा हूँ, मुझे इसमें लुत्फ आ रहा है, ठीक है, उसमें मेरी अपनी एक सेल्फिशनेस भी है क्योंकि मैं इसको ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है। उस सब के साथ देन देर आर दीज थिंग्स के जो आप चाहते हैं कि शायद ये कहानियाँ सुनाने से कुछ पॉजिटिव चेंज आ जाए, कुछ जो है वो बदलाव आ जाए, कुछ जो है वो तब्दीली आ जाए, शायद उनका कोई पॉजिटिव जो है वो इम्पैक्ट हो। लेकिन वी ऑलवेज गेट दिस क्रिटिसिज्म के दिस इज़ द नेगेटिव इमेज ऑफ द कंट्री। आप एक नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं एंड देन देयर इज़ दिस थिंग के पॉजिटिव पाकिस्तान, क्या पॉजिटिव पाकिस्तान का स्लोगन जो है वो लेके चले। फिर पॉजिटिव चीजें भी तो हो ना, तो I mean, ये नहीं है कि पॉजिटिव चीजें नहीं होती, दिखाई जाती हैं, बिल्कुल दिखाई जाती हैं। I mean, culturally दिखाई जाती हैं, म्यूजिक के हवाले से दिखाई जाती हैं। I mean, there are so many positive things that are brought forward on many platforms. मगर उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि जो challenges हैं वो ना दिखाए जाएं। क्योंकि those stories has been, I mean, उनको भी तो बताना है ना, वो those stories need to be told. Absolutely. और अब उनको कितनी सच्चाई के साथ बताना है, ये मेरी और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस सच्चाई में कितनी मिलावट करते हैं और कितनी हम उसको ऑथेंटिसिटी के साथ जो है वो लेके आते हैं। और बट अगेन जब वो डाउट किया जाता है तो फिर बड़ी तकलीफ़ होती है और बड़ा मुश्किल होता है कि हमारी तो नीयत बड़ी पॉजिटिव है और हमारा पर्पस भी ये है कि ये एक चेंज आ सके इसके थ्रू। नहीं, आप सोचना बंद कर दें बिकॉज अगर दैट्स द ओनली वे टू सर्वाइव, राइट? Is it when you are okay, you're confronted with X situation, आप नहीं दिखा सकते, नहीं सुना सकते, ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। एंड आई नो कि वो तकलीफ दे होती है चीज जब आप नहीं किसी चीज पे बात कर सकते हैं। आपको मालूम है कि हकीकत में अगर आप कह नहीं पाते, इसी के आपको कहा गया है कि आप नहीं कहें, मगर then there are ways around things, right? Then we have to work more diplomatically, in a way where हम अपनी बात भी कह पाएं और तकलीफ भी ना हो, ठीक है ना, जो बहुत मुश्किल काम है, बिकॉज बातें जो हैं वो इतनी पावरफुल और इतनी पेनफुल हैं कि उनको सटली कहना जो है वो मुश्किल होता है और या उनको पैकेज करना जो है वो मुश्किल है कि आप उनको कितना फिल्टर करेंगे और किस तरह से उसको फिल्टर करेंगे, मुश्किल है। वैसे तो आई फील लाइक कि अब तो एवरीथिंग इज सो फिल्टर्ड, हमारे तो इंटरनली इतने फिल्टर्स ऐड हो चुके हैं कि अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा था तो आई वाज लाइक कि मुझे इस सवाल को इस तरह से करना है, नहीं बिल्कुल, तो वो मैंने ऑलरेडी उस पर फिल्टर जो है वो लगा दिए। सो आई विश कि शायद ये कभी कम हो और नहीं होने चाहिए फिल्टर्स, बिकॉज जब तक हम ऑनेस्टली बात नहीं करेंगे तो हम किस तरह कोई भी चीज बदलने की बात कर सकते हैं। और different narratives, different opinions. I mean, you might think differently, I might think differently, but we can meet in a happy place somewhere. हाँ, ठीक है ना, even though and we can have conversation. I mean, it's about कि भाई आपका अपना ओपिनियन है, मेरा अपना ओपिनियन है, ये तो नहीं कि मैं आपको कन्वर्ट करके उठूंगी या आप मुझे कन्वर्ट करके उठेंगे, हमारी अपनी ओपिनियंस हैं and they may well remain those. However, when you get another perspective into things, जब आप किसी और का नजरिया सुनते हैं तो आप चीजों को
और गहराई से और मुख्तलिफ तरीके से देख हाँ, सकते एंड इट एक्सपैंड योर विजन एज वेल बिल्कुल, ना, कि बिल्कुल। आपका अपना जो विजन है, अपनी सोच जो है वो एक्सपैंड हो रही होती है बिल्कुल। उसके साथ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दिस कन्वर्सेशंस, और स्पेसिफिकली टू डिसएग्री हाँ that is very बिल्कुल। important. Thank you so much, Taira. और I think I was not expecting कि हमारी शाम में ये कन्वर्सेशन शुरू होगी, तो अभी रात हो जाएगी अंधेरा हो जाएगा और रात हो जाएगी, बट अभी भी मच्छरों की वजह से खत्म कर रहे हो वरना नहीं, थैंक यू सो मच, इट वाज सो नाइस टॉकिंग टू यू, और बेस्ट विशेस के जो नो थैंक यू एम्बिशंस हैं आपके, आप नहीं माने ना ambition। माने, बट आई मीन के गुड लक, और आई वुड लव टू बी कि मैं उसमें किस तरह हिस्सा डालूं और हम सब मिल के आपका साथ दें। थैंक थैंक यू यू। सो मच।